एपिसोड 401 टू 410। इससे पहले एडम अपने द्वितीय आदेश के धागों की बदौलत डेमियन के हमले को बमुश्किल रोक पाता था, लेकिन जब डेमियन ने ऊर्जा का उपयोग करना शुरू किया तो सब कुछ बदल गया। उसके धागे एक ही त्वरित हमले में होने वाली क्षति को सहन करने में असमर्थ थे। कार्य बहुत भारी था तथा गति भी बहुत तेज थी। क्रैकल, एडम के नीचे की जमीन फट गई, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द का कोई निशान नहीं था और उसका शरीर भी नहीं हिला। डेमियन ने एडम के हाथ को घूर कर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे एडम की पकड़ का वजन कई टन था। वह काली छड़ को जमीन की ओर खींचना चाहता था। ओह, ये कुछ दिलचस्प है, कुछ नया है, डेमियन ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा। हुश! एडम ने अपनी कलाई झटका और डेमियन को इधर उधर घुमाया जैसे वह कोई हल्की कठपुतली हो। यदि डेमियन का ध्यान केंद्रित होता तो वह एडम को ऐसा नहीं करने देता, लेकिन वह एडम की नई क्षमता पर इतना अधिक केंद्रित था कि वह एडम के हाथ को उत्सुकता से देख रहा था। बाम! डेमियन का कंधा फर्श को छू रहा था और उसकी पीठ ठंडे पत्थर के स्लैब पर पड़ी थी। अरे, तुम अचानक शारीरिक रूप से बहुत अधिक मजबूत हो गए हो, लेकिन तुम्हारा शरीर उस तरह के बल को कितने समय तक झेल पाएगा? डेमियन ने अपने चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान के साथ पूछा। वह किसी से भी बेहतर जानता था कि महान शक्ति के लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ती है, चाहे वह स्वास्थ्य हो, ऊर्जा हो या समय। एडम ने गहरी सांस ली। अगर तुम सही हो तब भी मैं ये कर सकता हूँ। क्रैकल, एडम ने अपनी मुट्ठी कस ली क्योंकि बैंगनी ऊर्जा धाराएं पुनः प्रकट हुईं, उसकी कलाई को घेरते हुए उसके हाथ की ओर बढ़ रही थीं। डेमियन को बचने की कोई जल्दी नहीं थी। वह फर्श पर लेटा रहा, उत्सुकता से एडम की धीमी लेकिन वास्तव में भयानक हरकतों को देख रहा था। बिजली के बोल्ट उसकी कलाकृति का प्रभाव हैं, तो क्या यह उसकी मौलिक जड़ है? डाहला ने सिल्वाना की ओर मुड़ने से पहले सोच विचार कर कहा। सिल्वाना ने हैरानी से उसकी ओर देखा, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि डाहला उससे क्या चाहता है। सिल्वाना ने अपनी देरी को छिपाने की कोशिश करते हुए जल्दी से सिर हिलाया। ये गुरुत्वाकर्षण तत्व है जो उसके मौलिक मूल का अधिकांश हिस्सा लेता है, लेकिन इससे उसे पहले कोई सक्रिय क्षमता नहीं मिली, बस संतुलन में वृद्धि और थोड़ा सा शारीरिक लाभ हुआ। डाहला कुछ देर तक चुप रही। उसने अपनी ठोड़ी को धीरे से पकड़ रखा था। उसकी नज़र एडम पर टिकी थी, जो हमला कर रहा था। मैं समझता हूँ। खैर, मैं इसे सक्रिय क्षमता नहीं कहूँगा। यह एक गंभीर दुष्प्रभाव के साथ एक छोटी सी वृद्धि की तरह है, लेकिन यह एक अच्छी क्षमता है। सिल्वाना ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ लीं, धीरे से अपना सिर घुमाया और डाहला की ओर ठंडी निगाहों से देखने लगी। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? दहला ने आगे बढ़कर उनकी लड़ाई की ओर इशारा किया। अभी देखो। उसी क्षण बैंगनी ऊर्जा चमक उठी, मानो एडम ने तारे को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ रखा हो। लेकिन अगले ही दिल की धड़कन में सारी ऊर्जा और प्रकाश गायब हो गया, जिससे एडम का हमला बिना किसी अतिरिक्त शक्ति के रह गया। यह एक गलती थी। कभी कभी मौन और शांति सबसे बड़ा विनाश ला सकती है, क्योंकि उनके पर्दे के पीछे वे असली शक्ति छिपाते हैं। हे, अविश्वसनीय! डेमियन मुस्कुराया। डेमियन की हरी आंखें बड़ी हो गईं। उसने उत्सुकता से देखा कि एडम की मुट्ठी के चारों ओर की हवा हिल रही थी, मानो गुरुत्वाकर्षण में परिवर्तन के साथ तालमेल बिठा रही हो। गुरुत्वाकर्षण को प्रभावित करने के लिए सिर्फ द्रव्यमान की जरूरत थी। जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा, उतना ज्यादा बदलाव होगा। फिर गति के साथ द्रव्यमान एक क्रूर विनाशकारी शक्ति बन गया। जाहिर है, एडम की मुट्ठी इतनी भारी नहीं थी कि वह गुरुत्वाकर्षण में बदलाव ला सके, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़े आकार और घनत्व वाली वस्तुओं की आवश्यकता होगी। खैर, वह कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि एक प्रेत था, इसलिए उसके पास असंभव चीजें करने की ऊर्जा थी। ठीक है, देखने का काम खत्म हो गया है, अब जाने का समय है, डेमियन ने सोचा और एक तरफ उछल पड़ा। वह ये देखने के लिए उत्सुक था कि एडम का मुक्का क्या करने में सक्षम है, लेकिन वह खुद मुक्का खाकर इसका परीक्षण नहीं करना चाहता था। तथापि क्या? डेमियन की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसे एहसास हुआ कि वह स्वतंत्रता से नहीं घूम सकता। एडम की मुट्ठी से निकलने वाली ऊर्जा ने उसे एक अदृश्य अवरोध की तरह जमीन पर धकेल दिया, जिससे ग्रे कंक्रीट में दरार पड़ गई, जिससे डेमियन की स्थिति और भी कठिन हो गई। बुरा नहीं है एडम, बुरी बात यह है कि तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूं, डेमियन उत्साह से चिल्लाया और अपनी ऊर्जा अपने पैरों और बाहों में भर ली। एडम की मुट्ठी नीचे आने से पहले आखिरी क्षण में डेमियन ने अपनी हथेलियां जमीन पर पटक दी और एक तरफ कूद गया। उसने अपनी छड़ निकालने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा क्योंकि शक्तिशाली दबाव के कारण वह जमीन में कसकर फंस गई थी। एक ही झटके में डेमियन ने खुद को अपने अंतिम स्थान से दर्जनों मीटर दूर पाया, लेकिन एडम रुकने वाला नहीं था। उसने इस मौके में बहुत अधिक शक्ति लगा दी थी। इसके अलावा डेमियन के अलावा उनका एक और लक्ष्य था। क्रैकल, एडम की मुट्ठी काली छड़ के ठीक बीच में जमीन पर जा लगी। कांपना, कांपना, कांपना! कक्ष भूकंप की तरह कांप उठा। डेमियन के ऊर्जा हमलों से आने वाली कंपन की तुलना में ये कंपन कहीं अधिक सक्रिय और शक्तिशाली थी।
बीच से तेजी से चौड़ी दरारें फैल गईं, जिससे मोटे पत्थर के स्लैब टूटकर एक दूसरे से अलग हो गए और कई मीटर नीचे जमीन तक पहुंच गए। प्रभाव के सबसे निकट स्थित पत्थर के टुकड़े तीव्र दबाव के कारण धूल में बदल गए। इसमें कोई विस्फोट या ऊर्जा विस्फोट नहीं था, ये शुद्ध भौतिक शक्ति थी जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा प्रवर्धित होकर एक राक्षसी बल उत्पन्न कर रही थी। ये देख डगलस केवल अपना सिर हिलाकर बड़ा सा मुंह बना सका। यह कोई अखाड़ा नहीं है। अरे, ये कक्ष इसके लिए नहीं बना है। लड़ाई निश्चित रूप से उत्सुक करने वाली है, लेकिन वे जो भी कार्रवाई करते हैं उससे मेरे अगले कुछ दिन और अधिक जटिल हो जाते हैं। क्रैकल, एडम ने धीरे से अपनी मुट्ठी जमीन से खींची, उसे खोलने के लिए संघर्ष किया, उसकी उंगलियां कांप रही थीं, उसे नियंत्रण पाने के लिए समय चाहिए था, लेकिन उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। अरे डेमियन, तुम्हें क्या लगता है, क्या इसे 3:2 माना जा सकता है? एडम ने डेमियन की काली छड़ की ओर इशारा करते हुए पूछा जो गड्ढे की गहराई में पड़ी थी। डेमियन ने अपनी नज़रें घुमाईं तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। बाकी सभी की भी यही प्रतिक्रिया थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या देखा। छड़ 2 बराबर टुकड़ों में टूट गई। तुमने मेरी सुई तोड़ दी, इसलिए मैंने भी तुम्हारे हथियार के साथ ऐसा ही किया। एडम कमज़ोर नज़र से कुछ कदम पीछे हट गया। वह अपने हाथ ऊपर उठाना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। उसके हाथ उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे थे, वे शिथिल हो गए थे और वह अपनी उंगलियों को भी मुश्किल से हिला पा रहा था। ओह, एडम ने गहरी सांस ली, अपनी नज़रें नीची करते हुए। तो ये रिकॉइल है और यह मेरे हाथों से मेरे नेक्सस द्वारा संरक्षित है। खैर, मुझे लगता है कि यह काफ़ी उचित है। एडम के सुझाव के जवाब में डेमियन मुस्कुराया और आगे भाग गया। एडम की आंखें चौड़ी हो गईं, उसने सोचा कि डेमियन हमला करने वाला है। लेकिन जैसे ही डेमियन क्रेटर के पास पहुंचा, उसने अपनी काली छड़ ली, या यूं कहें कि वहां 2 छड़ें थीं, लेकिन वे बहुत छोटी और नुकीले सिरे वाली थीं। फिर वह वापस उछल पड़ा। 3:2 है ना? ठीक है, मैं सहमत हूँ। आखिरकार तुमने मेरा हथियार तोड़ दिया। कुछ हद तक इसे हार ही माना जा सकता है। डेमियन ने बेपरवाही से कंधे उचका दिए। एडम मुस्कुराया, डेमियन से प्रशंसा सुनना किसी के लिए भी अच्छा होगा। फिर वह पीछे मुड़ा और चारों ओर नजर घुमाई। कक्ष का लगभग आधा भाग नष्ट हो गया था, बीच में एक गड्ढा हो गया था। डेमियन के हमलों से दीवारों में छेद हो गए थे, कई दरारें और कट लग गए थे। अरे, हमने इस जगह को बहुत नुकसान पहुंचाया है। एडम ने अजीब तरीके से अपना सिर पीछे खुजलाते हुए कहा। डेमियन ने एक ढीली मुस्कान के साथ अपना हाथ हिलाया। इसकी चिंता मत करो, सेना सब कुछ फिर से बना देगी, भले ही हम पूरी जगह को नष्ट कर दें। एडम ने सिर हिलाया, मानो डेमियन के शब्दों ने उसे अनुमति दे दी हो, लेकिन क्या करने के लिए? ऐसी स्थिति में मैं बिना किसी पछतावे के ये काम करूंगा। डेमियन ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। एडम मुस्कुराया और एक घुटने पर बैठ गया, जमीन की ओर झुक गया। उसने अपनी हथेलियां जमीन पर रख दीं और उसकी आंखें चमक उठीं। तभी उसके दस्ताने के धागे कांपने लगे। आदम क्या कर रहा था? खैर, उसने बस अपनी हथेलियां जमीन पर रखीं, जिससे उसका नेक्सस सक्रिय हो गया, जिसकी क्षमताओं का उसने अभी तक प्रदर्शन नहीं किया था। अजीब बात है कि डेमियन के हाथों हार के बाद एडम का दिमाग इस ज्ञान से भर गया था कि उसके एलिमेंटल रूट और नेक्सस क्या करने में सक्षम थे, लेकिन कुछ चीजें अभी भी उसके लिए अज्ञात थीं। उनके पावर जीन अपवित्र तलवार में अभी भी जीवन के कोई लक्षण नहीं दिखे, तथा यह एडम के लिए एक रहस्य बना रहा। डगलस, डाहला और डेमियन ने एडम की हरकतें देखी। कुछ लोग हैरान थे और कुछ को हल्की जिज्ञासा थी। हालांकि सिल्वाना स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि एडम अब उसके सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वियों में से एक की तरह दिख रहा था। स्टील नाइट, सिल्वाना ने मन ही मन बुदबुदाया। एडम के रुख को देखते हुए उसने स्टील नाइट को देखा, जो अपने नियंत्रण में मौजूद कंपन से भूकंप के बराबर का झटका देने के लिए तैयार था। बेशक एडम के नेक्सस का स्टील नाइट से कोई लेना देना नहीं था, केवल उसके पावर जीन का स्टील नाइट से सीधा संबंध था, क्योंकि यह पहले उसका था और उसकी मृत्यु के बाद एडम की शक्ति का हिस्सा बन गया। लेकिन एक बात तो तय थी, स्टील नाइट एडम के इतिहास और स्वयं एडम का हिस्सा था। प्रेत जितना अधिक शक्तिशाली होता गया, उतनी ही अधिक विकास वृक्ष और आंतरिक स्थान में क्षमताएं और ऊर्जा बढ़ती गई, तथा वह अपने स्वामी के साथ समायोजन करना चाहता था। इस प्रकार भले ही शुरू में उनके नेक्सस के कार्य और उत्पत्ति बहुत भिन्न थी, लेकिन अब चीजें अलग थीं। कांपना, कांपना, कांपना। एडम की हथेलियों से प्रकाश की कंपनें पूरे कक्ष में तीव्र गति से फैल रही थीं। पहले तो कंपन बहुत हल्का था, लगभग अदृश्य, लेकिन कुछ सेकंड के बाद गति चरम पर पहुंच गई। ऊर्जा एडम के दस्ताने के धागों से तेजी से गुजरी, जिससे वे दर्जनों तारों की तरह हिलने लगे। सारी शक्ति एडम की भुजाओं से होते हुए सीधे जमीन पर पहुंची, जिससे शांत और स्थिर कंपन पैदा हुआ जो जल्द ही विनाश की ओर ले गया। क्रैकल, क्रैकल, क्रैकल। पत्थर की पट्टियां अब दबाव सहन नहीं कर सकी, वे टूटकर बिखर गईं।
फिर यही हाल दीवारों का भी हुआ, जो छत तक पहुंच गई, जो कक्ष का एकमात्र हिस्सा था जो अभी तक क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था। सीटी। डेमियन ने ऊपर देखा और जो कुछ हो रहा था उसे देखकर सीटी बजाए। ठीक है, ठीक है, भले ही मैंने कहा था कि सेना इसे ठीक कर देगी, लेकिन अब इसे ठीक करने का कोई मतलब नहीं है। उन्हें सब कुछ नए सिरे से बनाना होगा। डेमियन ने अपने सिर के पीछे रगड़ा। उसे डगलस के लिए थोड़ा बुरा लगा क्योंकि अपने शब्दों से उसने एडम को अपने नेक्सस का उपयोग करने की अनुमति दे दी थी। लेकिन डेमियन ने इसे केवल 1 सेकंड के लिए महसूस किया, फिर उसे कोई परवाह नहीं थी। हाँ, बुरा नहीं है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। डेमियन ने अपना वजन एक पैर से दूसरे पैर पर डालते हुए मुस्कुराया। यहाँ तक कि उसके अनुभव और पूर्ण शारीरिक नियंत्रण वाले व्यक्ति को भी अपना संतुलन बनाए रखने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता थी, लेकिन ये तो आदम के कांपने के परिणामों की शुरुआत मात्र थी। क्रैकल क्रैकल क्रैक, जमीन अलग होने लगी, जिससे डेमियन एक पत्थर की स्लैब से दूसरे पर कूदने लगा। फिर कंक्रीट के टुकड़े छत से गिरने लगे, जैसे गुफाओं में स्टैलेक्टाइट्स होते हैं। उनमें से कुछ चौड़ी दरारों में गिरकर कांटे बन गए, जबकि अन्य फर्श से टकराकर बाधाओं में बदल गए। वाह, डेमियन ने चतुराई से एक भाग से दूसरे भाग पर छलांग लगाई ताकि फ्रैक्चर में न गिरे। ऐसा लगता था कि उसे इस पर इतनी ऊर्जा खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी, वह अब K2 फैंटम था, इसलिए अगर वह किसी बड़ी दरार में गिर गया तो उसके साथ क्या हो सकता है। खैर, डेमियन के पास ऐसा करने के दो अच्छे कारण थे। पहला, वह अपनी स्थिति नहीं खोना चाहता था और खुद को एक तंग जगह में पाना नहीं चाहता था, जहां वह स्वतंत्र रूप से घूम नहीं सकता था। ये जोखिम भरा था कि एडम उसे ऊपर से हमलों से कुचल देगा और उसे बाहर निकलने का मौका नहीं देगा। लेकिन ये दूसरे कारण जितना महत्वपूर्ण नहीं था। डेमियन आसानी से एडम के सभी हमलों को रोक सकता था और इस स्थिति का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता था। अरे, ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। डेमियन ने एक और छलांग लगाने से पहले एडम को घूरते हुए मन ही मन कहा। उसकी नज़र एडम के सबसे नज़दीक की दरारों पर थी, जो उसके आसपास लगभग 10 मीटर की दूरी पर थी। वे बाकी सभी से अलग थीं, क्योंकि धरती और कंक्रीट के बीच डेमियन धागों से चांदी की चमक को साफ देख सकता था। धागे अपनी उपस्थिति छिपाने की कोशिश करते थे, लेकिन कभी कभी वे अपनी नोकें दिखा देते थे या पूरी तरह खुल जाते थे, जब वे सांपों की तरह एक क्षण के लिए जमीन से बाहर निकलते थे और फिर वापस लौट आते थे। मुझे नहीं पता कि वह अपने धागों की त्रिज्या को 10 मीटर से अधिक बढ़ा सकता है या नहीं, लेकिन वह संभवतः उन्हें एक दिशा में निर्देशित करने और अपने सुरक्षा घेरे से दूर स्थित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए नियंत्रित कर सकता है। डेमियन ने सोचा, एडम की क्षमता के बारे में अनुमान लगाते हुए। डेमियन मुस्कुराया, शायद यही उसकी अधिकतम क्षमता है। कंपन धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, लेकिन धागे छोड़ने की जल्दी में नहीं है। हालांकि उसके पास इतनी ऊर्जा और ताकत नहीं है कि वह अपने धागों से एक बड़े क्षेत्र को कवर कर सके, लेकिन यह एक खतरनाक क्षमता है, खासकर डेडलैंड्स में दुश्मनों के एक समूह के खिलाफ। डेमियन ने सिर हिलाया और फिर मलबे से दूर कूदकर छत की ओर बढ़ गया। उसके दिमाग में पहले से ही एक ठोस कार्ययोजना थी। यद्यपि एडम के नेक्सस में काफ़ी बदलाव आया, लेकिन उसके हथियार ने कई दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के अपने मूल कार्य को बरकरार रखा। एडम के नेक्सस के लिए डेमियन एक अच्छा लक्ष्य नहीं था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि युद्ध के मैदान में ये क्षमता कितनी भयावह थी। यदि एडम के विरुद्ध डेमियन नहीं, बल्कि दर्जनों राक्षस लड़ रहे होते, जिनमें से प्रत्येक डेमियन से काफ़ी कमज़ोर होता, तो एडम का नेक्सस उनमें से प्रत्येक को पराजित करने के लिए पर्याप्त होता। सबसे कमज़ोर राक्षस कांपने से दरारों में गिर जाते थे और हिलने डुलने की क्षमता खो देते थे। फिर यदि भाग्य उनके पक्ष में नहीं होता, तो पृथ्वी उन्हें अपनी शक्ति से कुचल देती थी। मजबूत और होशियार राक्षस दरारों को पार करते हुए और कांपते हुए एडम तक पहुंचते। उन्हें लगता कि एडम असहाय है क्योंकि उसकी हथेलियां ज़मीन पर दबाई हुई थीं, जिससे उसे कंपकंपी हो रही थी, इसलिए ऐसा लगता था कि उसके पास खुद का बचाव करने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जैसे ही ये राक्षस आदम के 10 मीटर के भीतर पहुंचते, दर्जनों चांदी के धागे ज़मीन से निकल आते और उनके शरीर को नुकीले ब्लेड की तरह छेद देते। धागे आदम की रक्षा के लिए हर संभव कोशिश करते, इसलिए राक्षस आदम तक पहुंचने से पहले ही मर जाते। यह एक शक्तिशाली क्षमता थी, लेकिन कई विरोधियों के खिलाफ लड़ने के लिए डिज़ाइन की गई किसी भी क्षमता की तरह इसकी प्रभावशीलता तब कम हो जाती थी जब केवल एक ही प्रतिद्वंद्वी होता था और वह बहुत अधिक शक्तिशाली होता था। क्रैकल, डेमियन छत पर कूद गया और स्लैब के किनारे को पकड़ लिया। फिर अचानक अपने हाथ की हरकत से उसने स्लैब को खींचा, जिससे कंक्रीट का वह विशाल टुकड़ा जो चट्टान जैसा दिख रहा था, अपनी जगह से हटकर ज़मीन पर गिर गया। उसी क्षण डेमियन ने अपना हाथ छोड़ दिया और अपनी दो छोटी काली छड़ों को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, गंभीरता और सटीकता से भर गईं। वोश! कुछ तेज झटकों से डेमियन ने चट्टान को दर्जनों टुकड़ों में तोड़ दिया। प्रत्येक पत्थर कठोर था और उचित तरीके से उपयोग किए जाने पर मध्यम विनाश लाने में सक्षम था। क्या? डेमियन ने एक अजीब सी घरघराहट की आवाज़ निकाली,
क्योंकि उसकी भुजाओं की मांसपेशियां अपनी सीमा तक तनावग्रस्त हो गईं और उनकी निगाहें लड़ाई के दौरान पहले से कहीं अधिक केंद्रित हो गईं। बम बम बम। अपनी पूरी गति से आगे बढ़ते हुए डेमियन ने अपनी छड़ों से हमला किया, लेकिन धारदार छड़ों से नहीं बल्कि कुंद छड़ों से, जिसका एक ही उद्देश्य था, पत्थरों को सीधे एडम पर फेंकना। डेमियन की हरकतें देखकर एडम की आंखें चौड़ी हो गईं। वह जो कर रहा था वह शारीरिक और तकनीकी दोनों तरह से संभव था, लेकिन व्यवहार में इसके लिए शरीर पर असाधारण महारत और नियंत्रण की आवश्यकता थी। गति, हमलों का प्रक्षेप पथ तथा पत्थरों को नष्ट न करने के लिए बल्कि उन्हें आदम पर तोप से छोड़े गए प्रक्षेपास्त्रों की तरह फेंकने के लिए मध्यम बल, ये सभी इस तात्कालिक हमले के लिए आवश्यक थे। इसलिए डेमियन के कूदने के कुछ सेकंड बाद एडम ने देखा कि बहुत सारे पत्थर खतरनाक गति से उसकी ओर उड़ रहे थे। रुको, क्या मुझे चकमा देना चाहिए? जब मैं K1 फैंटम था तो साधारण गोलियां या चाकू मेरे शरीर को मुश्किल से घायल कर पाते थे। अब मैं K2 फैंटम हूं, इसलिए शरीर की ताकत और ऊर्जा के कारण मेरी सुरक्षा बहुत ज्यादा हो गई है, ये पक्का है, एडम ने सोचा। लेकिन एक क्षण बाद उसे एहसास हुआ कि यह उसकी घातक गलती हो सकती थी। नहीं, ये डेमियन है। अगर अपने हमलों के दौरान उसने छड़ों में ऊर्जा प्रवाहित की और पत्थरों में भी ऊर्जा भर दी तो धिक्कार है, मुझे भागना होगा, एडम ने मन ही मन कहा, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि अब उसका क्या होने वाला है। एक ही झटके में एडम अपने स्थान से जितना दूर हो सका कूद गया तथा अंतिम क्षण में पत्थरों की बौछार से बचने में सफल रहा। बम बम बम। तोप से छूटकर निकलने वाली मिसाइलों की तरह ढेर सारे पत्थर एक ही स्थान पर बरस पड़े, जिससे पूरा कक्ष हिल गया और धूल का एक मोटा बादल उठ गया। ध्वनि और विनाश एक शक्तिशाली विस्फोट के समान थे, लेकिन वे केवल जबरदस्त बल और ऊर्जा से भरे हुए फेंके गए पत्थर थे। नल, डेमियन के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। दरारों में धागे गायब हो गए थे। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, एडम को सही ढंग से काम करने की क्षमता के लिए अपनी हथेलियों को जमीन पर टिकाए रखना पड़ा। अच्छा हुआ कि तुम पीछे हट गए, वरना दल्ला को तुम्हारी जिंदगी वापस पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हा हा हा। डेमियन के चेहरे पर उत्साह के साथ मुस्कुराहट आई। थोड़ा सिर हिलाते हुए एडम ने डेमियन की ओर देखा। हाँ, वह खतरनाक था, मैं उस तरह का हमला नहीं कर सकता था, वह अविश्वसनीय था। डेमियन ने प्रशंसा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उसने केवल लापरवाही से अपने कंधे उचका दिए। आगे क्या होगा? क्या आपके पास नेक्सस के अलावा कुछ और बचा है? आप अभी भी मुझे खून नहीं बहा सकते, डेमियन ने गंभीर चेहरे से पूछा। अगर एडम अपनी सारी क्षमताओं का परीक्षण कर ले तो वह उनकी लड़ाई खत्म करने के लिए तैयार था। खैर, आप गलत हैं। डेमियन ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। बिना किसी देरी के एडम ने अपनी भुजाएं ऊपर उठा लीं, जो 2 गुरुत्वाकर्षण प्रहारों के बाद सामान्य हो गईं। फिर वह दर्शक कक्ष की ओर मुड़ा और सिल्वाना की ओर देखने लगा। अरे, मुझे आशा है कि आप लड़ाई का आनंद ले रहे हैं, लेकिन अपने कान ढक लें, मैं नहीं चाहता कि आपको चोट लगे। धागा सिर्फ दर्जी या बुनकरों के लिए ही नहीं बल्कि संगीतकारों के लिए भी एक औजार था। बेशक वे दर्जी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले धागे नहीं थे, बल्कि असली मजबूत तार थे, लेकिन ये सिर्फ टिकाऊपन, तनाव और सामग्री का मामला था। सार और दिखावट दोनों ही एक जैसे थे, चीज़ों को जोड़ने के लिए, उन्हें बांधने के लिए, ताकि कुछ नया बनाया जा सके। और एडम यह अच्छी तरह जानता था, उसके धागे उसके लिए कोई भी काम कर सकते थे, चाहे वह उसका चाबुक हो, उसकी धारदार तलवार हो, कपड़े के टुकड़ों को एक साथ सिलना हो या फिर धुनें बनाना हो। जब आप इस तरह से सोचते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे उस क्षमता का इस्तेमाल किए हुए काफ़ी समय हो गया है। प्लेग रीपर के लिए वह ध्वनि एक सुखद शोर की तरह होगी, लेकिन ये वही क्षमता नहीं है जो पहले हुआ करती थी, एडम ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा। डेमियन और अन्य लोग एडम की हरकतों को उत्सुकता से देखते रहे। वे सभी जानते थे कि उसके नेक्सस की पिछली क्षमता क्या थी। उन्हें अपने दस्तानों के धागों को अलग अलग करके एक भयानक ध्वनि उत्पन्न करनी पड़ती थी, जिससे प्रतिद्वंद्वी गतिहीन हो जाते थे या यदि वे अधिक कमजोर होते तो उन्हें मार भी सकते थे। लेकिन अब एडम क्या करने वाला था? उसके हाथ एक दूसरे की ओर थोड़े घुमावदार रास्ते पर बढ़ रहे थे, ताकि पहला बिंदु जहां धागे स्पर्श करेंगे वह उसके दस्ताने के बिल्कुल किनारे पर होगा, उसकी कोहनी से ज्यादा दूर नहीं। ऐसे है न? एडम ने अनिश्चितता से बुदबुदाया और धीरे धीरे अपनी बाहें हिलाने लगा। आदम की हरकतें कुछ ऐसी थीं जैसे कोई योद्धा किसी विशेष पत्थर से अपनी तलवार को तेज कर रहा हो। उसका बायां हाथ सबसे ऊपर था और एक धारदार पत्थर की तरह ऊपर से नीचे की ओर लंबवत घूम रहा था, जबकि उसका दायां हाथ सबसे नीचे था, जो एक स्थिर तलवार की तरह एक स्थान पर टिका हुआ था, जिसकी धार को तेज किया जा रहा था, जिससे वह पतली और घातक हो रही थी। लेकिन एडम का नेक्सस तलवार नहीं था, इसलिए उसकी चाल उसकी क्षमता के अनुरूप विशिष्ट थी। उसके हाथ धीरे धीरे घूम रहे थे क्योंकि तलवार और धारदार पत्थर के विपरीत उसके दस्ताने सभी तरफ से तीखे थे। धागे नेक्सस को कसकर ढक रहे थे, जैसे कि गार्ड ने एडम के प्रति निष्ठा की शपथ ली हो।
इस प्रकार दो घूमते गियरों की तरह दस्ताने एक दूसरे के संपर्क में आए और धीरे धीरे घूमते हुए प्रत्येक धागे को छूते गए। कांपना, कांपना, कांपना। एडम से एक ध्वनि तरंग निकली जो हवा के हिलने से लगभग स्पष्ट दिखाई दे रही थी। डेमियन ने हमला करने की तैयारी करते हुए अपनी छड़ें घुमाईं, लेकिन जब आवाज उसके पास पहुंची तो उसे कोई दर्द या ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। क्या हो रहा है? सिल्वाना ने हैरान होकर कहा। एक सेकंड में ध्वनि तरंग दर्शक कक्ष तक पहुंच जानी चाहिए थी। अंतिम क्षण तक दाहला को एडम की क्षमता में कोई खतरा नहीं दिखाई दिया था। उसने सोचा कि यह ध्वनि तरंग हानिरहित थी, लेकिन कुछ ने उसके विचार को पूरी तरह बदल दिया। कदम। दाहला ने तुरंत आगे बढ़कर डगलस और सिल्वाना को बचाने के लिए अपने सामने एक सुरक्षात्मक दीवार बना ली। क्रैकल। एक ध्वनि तरंग एम्बर अवरोध से टकराई और बैंगनी ग्रे तरंगों में बिखर गई। सिल्वाना ने इस असामान्य रंग को बड़ी बड़ी आंखों से देखा जो उसे किसी चीज की याद दिलाता था। ये गुरुत्वाकर्षण या ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन सिल्वाना को लगा कि ध्वनि का कुछ प्रभाव था। उसने इसमें कुछ आकर्षक देखा। कुछ नहीं हुआ। डेमियन ने असमंजस में बड़बड़ाते हुए अपने हाथों की ओर देखा। फिर डेमियन ने कंधे उचकाए और आगे बढ़ा। उसे ठीक से पता नहीं था कि एडम ने क्या किया था। ये हमला सफल था या असफल, लेकिन उसे ठीक लगा। फिर उसे लड़ते रहना चाहिए और देखना चाहिए कि एडम के पास कुछ और है या नहीं। इसका क्या मतलब है? डेमियन की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसे एहसास हुआ कि उसने अभी तक अपना कदम नहीं उठाया है। इसके अलावा उसकी आंखों के सामने की दुनिया झुकती गई और अधिक से अधिक दाहिनी ओर धंसती गई, साथ ही उसका पूरा शरीर भी। अगली चीज जो डेमियन ने देखी वह थी जमीन उसके करीब आ रही थी। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो रहा था, अंधेरा होने वाला था और उसे गहरी नींद में भेजने वाला था। ओह, मैं समझ गया, डेमियन ने कमजोर आवाज में खुद से कहा। तभी उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसका दाहिना हाथ हरकत में आ गया। एक ही झटके में छड़ का नुकीला सिरा उसके पैर में घुस गया, खून बहने लगा और दर्द की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। लोग दर्द से डरते थे और उसके पीछे एक कारण था, लेकिन दर्द अपने आप में डरावना नहीं था। लोग दर्द के पीछे की वजह और उसके स्रोत से बचने की कोशिश करते थे। दर्द अपने आप में केवल उपयोगी था। ये दर्शाता था कि कुछ गड़बड़ है, या ये किसी व्यक्ति के धुंधले दिमाग में तत्काल स्पष्टता लाकर उसे होश में लाने में मदद कर सकता था। होश। डेमियन की हरी आंखों में खून की बूंदें झलक रही थीं क्योंकि वह अपनी ऊर्जा को अपने शरीर में सक्रिय रूप से प्रवाहित करने के लिए मजबूर कर रहा था, जिससे एडम की ध्वनि तरंग के नकारात्मक प्रभावों से जल्दी से छुटकारा मिल गया। दर्द की एक झलक ने उसे अपने शरीर पर नियंत्रण करने की अनुमति दी। फिर यह तकनीक का मामला था। यार, मुझे तुमसे ऐसी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, डेमियन ने सचमुच आश्चर्यचकित होकर कहा। बेशक उसने ऐसे ही प्रभाव वाली कई क्षमताएं देखी थीं, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि एडम के पास ऐसा कुछ होगा। ये सम्मोहन या कुछ और है न? अगर मैं होता तो शायद कोई और सो जाता और यही तुम्हारी जीत होती। डेमियन ने एडम को गौर से देखते हुए अनुमान लगाया। एडम ने चेहरे पर शांत मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। आपकी शक्ति कम करने के कारण अब हम एक ही स्तर पर थे, इसलिए इसका आप पर गंभीर प्रभाव पड़ा। एडम ने अपने हाथों को अपनी छाती पर ले जाने से पहले कहा। डेमियन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे एहसास हुआ कि यह अंत नहीं था। वैसे एडम ने अपनी आंखें सिकुड़ना बंद कर दिया। उसने डेमियन के पैर पर नजर डाली। मैं समझता हूं कि यह गिनती में नहीं आता। डेमियन ने अपनी नजरें नीची करके मुस्कुराया। उसके पैर पर घाव था, खून की धार बह रही थी, लेकिन यह एडम ने नहीं, डेमियन ने किया था। हाँ, दुर्भाग्य से मैं इसे अपनी शर्त पूरी करने के रूप में नहीं गिन सकता। यदि आप चाहते हैं कि मैं क्षमताओं का उपयोग करना शुरू करूं, तो आपको मुझे घायल करना होगा। डेमियन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कंधे उचका दिए। मैं समझ गया। खैर, मुझे किसी और जवाब की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि तुम इस बार बच नहीं पाओगे, एडम ने शांति से कहा, जैसे कि उसके पास डेमियन को अपने हमले से खून बहाने का कोई तरीका था। फिर बिना देरी किए एडम ने दस्ताने एक दूसरे के सामने रख दिए, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसने बहुत जोर से काम किया और धागे सचमुच एक दूसरे में दब गए, जबकि पिछली बार वे हल्के से छू रहे थे। अपने दांतों और मुट्ठियों को कसकर भींचते हुए एडम के हाथ हरकत में आ गए और एक भयानक चरमराहट की आवाज निकली, जैसे कोई भूत दया की गुहार लगा रहा हो। उसके बालों से चिंगारियां निकलने लगीं, जिससे उसका प्रभाव और बढ़ गया। होश। ये ध्वनि तरंग पिछली वाली से कहीं ज्यादा तेज और आक्रामक थी। एक पल के लिए ध्वनि तरंग ने अपना रंग दिखाया। ये रक्तपिपासा की तरह लाल था, लेकिन जल्द ही रंग गायब हो गया। लहर डेमियन की ओर बढ़ती रही। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप डेमियन हैं, बिना योग्यता के आप इस हमले से बचाव नहीं कर सकते। एडम ने अपने दस्ताने पर एक नज़र डालते हुए सोचा। धागे अब सीधे और सही नहीं दिखते थे। हालांकि एक सामान्य व्यक्ति कभी नहीं देख पाएगा कि एडम के नेक्सस पर धागे किसी तरह बदल गए थे।
वह अपनी नज़र से देख सकता था, उसके धागों पर सूक्ष्म क्षति थी, उन्हें ठीक होने के लिए कुछ समय चाहिए था। एडम के लिए इसका मतलब केवल एक ही था, अभी के लिए 2 ध्वनि तरंगें उसकी अधिकतम थी, उसके बाद उसे काफ़ी समय तक इंतजार करना होगा। तभी एडम ने डाहला की ओर देखा जो डगलस और सिल्वाना की रक्षा के लिए बैरियर को पकड़े हुए थी। हाँ, ज्यादातर हमलों के विपरीत ध्वनि की कोई सीमा नहीं होती। क्षमताओं के साथ खुद का बचाव करना संभव है, लेकिन एडम ने डेमियन की ओर देखा, अभी आपके पास केवल ऊर्जा और शारीरिक शक्ति है। ये ध्वनि तरंग को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। कांपना, कांपना, कांपना। एक आक्रामक ध्वनि तरंग डाहला के अवरोध से टकराई, जो एक उग्र जानवर की चीख की तरह चारों ओर फैल गई। सिल्वाना ने घबरा कर कहा, वह ये सोचकर डर गई थी कि अगर डाहला ने उसकी रक्षा नहीं की तो उसे कितना नुकसान होगा। अविश्वसनीय, मुझे यकीन है कि कमजोर हल्के पीले राक्षसों के सिर उस हमले से फट जाएंगे, वह आवाज उन्हें चीर देगी। सिल्वाना ने सोचा, जैसे उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई हो। डेमियन ने काली छड़ों को आगे की ओर उजागर करते हुए व्यापक रूप से मुस्कुराया। वह क्या करने जा रहा है? एडम उलझन में था, क्षमताओं के बिना वह ध्वनि तरंग को चकमा नहीं दे पाएगा। कांपना, कांपना, कांपना। डेमियन के हाथ कांपने लगे क्योंकि उनमें से ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी, बहुत सारी ऊर्जा, और डेमियन की इच्छा से वह सारी ऊर्जा छड़ों के सिरों पर जमा हो गई, जो छोटे बर्फ सफ़ेद सितारों की तरह चमक रही थी। चटचटाहट। दोनों तारे एक कोण पर एक दूसरे से टकराए और एक चमकदार तारे में विलीन हो गए। फिर जब ध्वनि तरंग डेमियन तक पहुंची और उसे गंभीर क्षति पहुंचाने वाली थी, तो उसके हाथ हरकत में आ गए, जिससे छड़ें अलग अलग दिशाओं में अलग हो गईं, एक ऊपर और एक नीचे। इस प्रकार एक क्षण के लिए ऊर्जा का उपयोग करते हुए डेमियन ने ध्वनि तरंग को ठीक उसी क्षेत्र में चीर दिया जिससे वह चोटिल न हो। क्रैकल। अगले ही क्षण ध्वनि तरंग डेमियन के पीछे की दीवार से टकराई, जिससे उसमें काफ़ी क्षति हुई और कई दरारें पड़ गईं। अच्छा, लगता है कि अब समय आ गया है कि हम इसे खत्म कर दें। ऐसा लगता है कि यह तुम्हारा आखिरी उपाय था, है न? डेमियन ने आगे बढ़ने से पहले मुस्कुराते हुए कहा। एडम ने गले में कुछ अटका लिया क्योंकि डेमियन सही था। उसने पहले से ही फर्स्ट, सेकंड और इनिशियल ऑर्डर्स, नेक्सस, एलिमेंटल रूट और आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल किया था। पावर जीन। खैर, वह नहीं जानता था कि इसे कैसे सक्रिय किया जाए, अभी तक उसे इसका कोई सुराग भी नहीं मिला था। जो भी हो, मुझे बस लड़ते रहना है। एडम ने अपना सिर हिलाया और एक बार फिर अपना फर्स्ट ऑर्डर इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि इससे पहले डेमियन ने अपनी सुई तोड़ दी थी, उसके हिस्से अभी भी जमीन पर पड़े थे। लेकिन एडम को निराशा हाथ लगी। क्या ये काम क्यों नहीं करेगा? किसी कारणवश वह अपना प्रथम आदेश पुनः उपयोग नहीं कर सका। कांपना, कांपना, कांपना। लगभग अनजाने में ही उसकी सुई के कुछ हिस्से कांपने लगे। उसी समय वही कंपन उसके दस्ताने के उन कोनों में भी फैल गया जो अभी तक किसी भी तरह से सक्रिय नहीं हुए थे। डेमियन हमला करने वाला था और कुछ त्वरित और गैर हानिकारक हमलों के साथ उनकी लड़ाई को समाप्त करने वाला था ताकि एडम को हार स्वीकार करनी पड़े। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वह रुक गया, इसलिए नहीं कि वह किसी बात से भ्रमित था, बल्कि एडम के हैरान चेहरे को देखकर ऐसा हुआ। अरे एडम, सब ठीक है? डेमियन ने थोड़ी चिंता के साथ भौहें ऊपर उठाते हुए पूछा। अपनी सारी लड़ाई में डेमियन ने एडम को कभी इस तरह नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ खो दिया है और उसे नहीं पता कि क्यों या कैसे उसे ढूंढना है। मुझे यकीन नहीं है, क्या ये ठीक है कि मैं अपने पहले ऑर्डर का फिर से उपयोग नहीं कर सकता? एडम ने डेमियन की ओर आशा भरी नज़र से देखा। हालांकि डेमियन सबसे शक्तिशाली फैंटम में से एक था, लेकिन वह सर्वज्ञ नहीं था। प्रत्येक फैंटम की अपनी क्षमताएं, अद्वितीय क्षमताएं और रास्ते में आने वाली चुनौतियां थीं। खरोंचो, खरोंचो, खरोंचो। डेमियन ने विचारमग्न नज़र से अपने सिर के पीछे खुजलाया। फिर उसने आह भरी और कुछ कहना चाहा। वह एडम को सुझाव देना चाहता था कि वह ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल करे ताकि एवोल्यूशन ट्री उसका आदेश समझ सके, लेकिन तभी उसकी नज़र एक विवरण पर पड़ी और डेमियन को सब कुछ स्पष्ट हो गया। उसने उन दो वस्तुओं को देखा जो हाल ही में एक थीं, थोड़ा कांप रही थीं, यहाँ तक कि फैंटम की आंखों के लिए भी लगभग अदृश्य। हाँ, चिंता मत करो। डेमियन मुस्कुराया, अपना सिर हिलाया और दिखाया कि एडम को चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्या आप किस बारे में बात कर रहे हैं? सीधे उत्तर देने के बजाय डेमियन ने बस अपना हाथ उठाया और एडम के पीछे किसी चीज़ की ओर इशारा किया। मुड़ जाओ, ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में अपने वफादार साथी से मुंह मोड़ना अच्छा नहीं है। एडम हैरान था, उसे समझ नहीं आया कि डेमियन किस बारे में बात कर रहा था। पार्टनर, एडम ने मन ही मन बुदबुदाया। एडम के दिमाग में सबसे पहले सिल्वाना का ख्याल आया, लेकिन जैसे ही वह पलटा, उसे तुरंत एहसास हुआ कि मामला क्या था और वह कितना मूर्ख था। कांपना, कांपना, कांपना। सुई के दोनों हिस्से कांप रहे थे, साथ ही उसके दस्ताने के बीच के गड्ढे भी कांप रहे थे, जो केवल लंबी और पतली वस्तुओं के लिए ही उपयुक्त थे। मैं समझ गया। हाँ, कितनी उत्सुकता है।
कुछ सेकंड पहले मैं खोया हुआ था, लेकिन अब सही जानकारी मेरे दिमाग में भर गई है। एडम ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ फुसफुसाया और उसकी आंखें चमक उठीं। उसी क्षण सुई के हिस्से श्वेत गर्म चमक में बदल गए और क्षण भर में दस्ताने तक पहुंच गए। सुई के हिस्से ऊर्जा के बूंद बने रहे, जो नेक्सस के रिक्त स्थानों को ऐसे भरते रहे जैसे पिघली हुई धातु को हथियार बनाने के सांचे में डाला जा रहा हो। होश! एडम के पूरे शरीर में एक शक्तिशाली स्पंदन दौड़ गया। उसकी उंगलियों से ऊर्जा निकलने लगी, जो ऊपर की ओर बढ़ने लगी और उसके दस्ताने पर एक अर्धपारदर्शी बर्फ सफ़ेद निशान बन गया, जैसे गिरते उल्का की चमक। ठीक है, ठीक है। पहले आप अपनी सुई का उपयोग केवल भाले और तलवार के बीच एक असामान्य मिश्रण के रूप में कर सकते थे या इसे एक हार्पून की तरह फेंक सकते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि अब कुछ नया करने का समय आ गया है ना? डेमियन ने अपने हाथ की हल्की लहर के साथ कहा। एडम ने खुशी और शांति से भरी चमकती आंखों से धीरे से सिर हिलाया, उसकी नज़र उसके दस्ताने के खांचे पर थी। हाँ, डेमियन सही कह रहे हैं। केदो वाकई एक अलग ही स्तर है। क्षमताएं अब अपरिचित संस्थाओं की तरह अलग अलग नहीं हैं, वे एक साथ काम करती हैं, मेरे अनुभव को आत्मसात करती हैं और मेरी ज़रूरतों के हिसाब से मेरे निजी शस्त्रागार के रूप में समायोजित होती हैं। यह अभी भी उसका पहला आदेश था, लेकिन उसके हाथ में कोई सुई नहीं थी। एडम ने पहले कभी ऐसी बात की कल्पना भी नहीं की थी। इससे एडम के लिए नई संभावनाएं और बाधाएं दोनों खुल गईं। अब सुई से ऊर्जा प्राप्त करना, उसके हिस्सों को अपने हाथों में पहने हुए दस्ताने के अंदर रखना उसके फर्स्ट ऑर्डर और नेक्सस से केंद्रित शक्ति थी। इसके अलावा द्वितीय आदेश अभी भी सक्रिय था, जो उसके शरीर को धागों से मजबूत कर रहा था और उसे सटीक दृष्टि दे रहा था। ठीक है, मुझे नहीं पता कि यह उचित है या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आप इसे संभाल सकते हैं। डेमियन ने एडम की ओर बढ़ने से पहले काली छड़ों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। कदम कदम कदम। कुछ ही कदमों में डेमियन एडम के सामने प्रकट हुआ। वह एक चमक की तरह आगे बढ़ा, एक छाया अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती हुई। क्या? सिल्वाना ने घबरा कर कहा, उसकी आंखों में डर था। वह छड़ों का उपयोग करके एडम के खिलाफ लड़ने जा रहा है, जबकि एडम के पास कोई हथियार नहीं है। नल! एक शक्तिशाली हथेली उसके कंधे पर पड़ी। पीछे मुड़कर सिल्वाना ने देखा कि डगलस उसके पीछे खड़ा था, जो गंभीर चेहरे से एडम को देख रहा था। क्या तुम ये कह रही हो कि एडम के पास कोई हथियार नहीं है? चलो सिल्वाना, तुम एक समझदार लड़की हो, क्या ये हथियार जैसा नहीं लगता? डगलस ने थोड़ा झुककर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। डगलस सीधे एडम के दस्ताने की ओर इशारा कर रहा था, फिर उसने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया, जिससे सिल्वाना की नज़र एडम के चेहरे पर पड़ी ताकि वह उसकी निगाह देख सके। ओह! सिल्वाना ने धीरे से कहा। एडम की आंखें शांत और आत्मविश्वास से भरी थीं, जैसा कि उसका रुख था। अब उसे अपनी विभिन्न क्षमताओं का उपयोग करने के लिए जटिल चाल, तकनीक या रणनीति के साथ आने की आवश्यकता नहीं थी। उसकी सारी शक्ति वस्तुतः उसके हाथों में, उसकी मुट्ठियों में केंद्रित थी और सब कुछ केवल उसकी महारत से ही तय होता था। वोश! डेमियन ने हमला किया और छड़ें सीधे एडम पर गिरा दीं। एक पल में एडम ने एक कदम पीछे हटते हुए अपना बायां हाथ ऊपर उठाया और अपनी हथेली के पिछले हिस्से से सबसे नज़दीकी रॉड को दूर धकेल दिया। दूसरी रॉड उसकी आंखों के सामने से गुजरी और उसका दायां हाथ मुट्ठी में बंद हो गया और डेमियन की कमर में तेज गति से जा घुसा। बाम! यह एक सटीक प्रहार था जिसे डेमियन चकमा नहीं दे सका क्योंकि दूरी बहुत कम थी। लेकिन डेमियन ने जरा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं की, उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, हालांकि वार काफी शक्तिशाली था। एडम की आंखें एक क्षण के लिए चौड़ी हो गईं, उसके पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था, इसलिए वह शीघ्र ही नए जोश के साथ लड़ाई में वापस आ गया। बम बम बम! डेमियन ने तेजी से और सटीक तरीके से हमला किया। उसने अपनी महारत का इस्तेमाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि एडम लगातार हारने के कगार पर था और गंभीर घावों से बचने के लिए उसे पूरी शक्ति लगानी पड़ रही थी। जब सुइयां उनके अंदर होती थीं तो एडम आसानी से अपने गॉन्टलेट्स पर हमला कर सकता था। ऊर्जा आवरण के कारण वे बहुत अधिक मजबूत थे और डेमियन के सीधे हमलों का सामना कर सकते थे। हालांकि एडम की सहनशक्ति और शारीरिक शक्ति की सीमाएं थीं। कितना अजीब है! मुझे लगता है कि मैं गलत हूं क्योंकि मैं एक साधारण इंसान हूं, लेकिन मुझे लगता है कि एडम डेमियन से ज़्यादा प्रभावी ढंग से लड़ता है ना? मेरा मतलब है, वह डेमियन को पहले भी कई बार मार चुका है, लेकिन डेमियन पर कोई असर नहीं हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सिल्वाना ने बड़बड़ाते हुए कहा। वह एडम के बारे में चिंतित थी। डाहला ने अपना सिर हिलाया। उससे कोई टिप्पणी मिलना दुर्लभ था, लेकिन इस बार उसने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। बात यह है कि डेमियन बिल्कुल निष्पक्ष होकर नहीं लड़ रहा है। क्या? सिल्वाना की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे समझ में नहीं आया कि डाहला किस बारे में बात कर रही थी क्योंकि एडम को डेमियन पर कम प्रतिबंध लगाने के लिए विशेष शर्तों को पूरा करना था। ये लड़ाई निष्पक्ष नहीं थी, लेकिन एडम के लिए नहीं बल्कि डेमियन के लिए। ऊर्जा नियंत्रण।
दाहला ने संक्षेप में कहा, यदि एडम की मुट्ठी डैमियन की छाती पर लगती है तो डैमियन एक पल में ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, जिससे उसे होने वाली क्षति बहुत कम हो जाती है। वह पूरी लड़ाई में इस तकनीक का उपयोग करता रहा है। सबसे उल्लेखनीय उपयोग हाल ही में हुआ जब उसने ऊर्जा से भरी छड़ों से ध्वनि तरंग को काटा। दाहला ने अपनी आंखें सिकुड़ना जारी रखा। हाँ, डैमियन ने अपनी शक्ति को के 2 स्तर की निचली सीमा तक कम कर दिया है, लेकिन फैंटम के 2 तक पहुंचकर बिंदु ऊर्जा नियंत्रण सीखना शुरू कर देते हैं, लेकिन केवल एक प्रारंभिक स्तर पर जो डैमियन की क्षमता से बहुत दूर है। ये स्पष्ट है कि डैमियन के पास ये क्षमता पूरी तरह से है। लेकिन फिर जीत कैसे होगी? सिल्वाना कांपती हुई आवाज में बुदबुदाई। दाहला ने अपने कंधे उचका दिए। इसका उत्तर सरल है, आप ऐसा नहीं कर सकते। कुछ गड़बड़ है। मैंने पहले भी इस पर ध्यान दिया था, लेकिन अब मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। मेरे मुके ऐसा लगता है कि डैमियन से टकराने पर वे 10 गुना कमज़ोर हो जाते हैं। एडम ने मन ही मन बुदबुदाया और फिर से वार किया। बाम! तेज गति से नीचे से ऊपर की ओर उसकी मुट्ठी सीधे डैमियन के पेट में जा लगी। एडम की बाह में सिहरन की लहरें दौड़ गईं, ऊर्जा आवरण हिल गया क्योंकि तेज गति आगे बढ़ रही थी। धमाका! एक जोरदार धमाका हुआ, जो एडम ने अपनी मुट्ठी से किया गया सबसे शक्तिशाली प्रहार था, लेकिन इसका लगभग कोई प्रभाव नहीं हुआ। डैमियन ने हमला जारी रखने से पहले केवल एक हल्की सी आह भरी। अरे, ये कैसे संभव है? अगर मैं प्लेग रीपर को इतनी ताकत से मारता तो भले ही मैं उसे मार न पाता, मैं निश्चित रूप से उसकी पसलियां तोड़ देता या उसके अंगों को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर देता। लेकिन डैमियन को इसकी कोई परवाह नहीं है, हालांकि हम अभी एक ही स्तर पर हैं। हुश! एडम की आंखों के सामने 2 काली चमक दौड़ गई जब उसकी छाती पर तिरछे घाव दिखाई दिए। फिर, इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, डैमियन का पैर उसके पेट में घुस गया, जिससे एडम की आंखें अचानक तेज दर्द से चौड़ी हो गईं। एडम, तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना है, लेकिन मैं तुम्हारी सराहना करता हूँ। तुमने मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक अच्छी लड़ाई लड़ी। डैमियन ने उछलकर हवा में तेजी से मुड़ने से पहले कहा। अगली चीज जो एडम ने देखी वह डैमियन का पैर था, जो एक भाले की तरह जबरदस्त गति से सीधे उसके चेहरे पर जा लगा। इस टक्कर से एडम एक ओर फेंका गया, जिसके परिणामस्वरूप वह दीवार से टकराया और उसके मुंह से खून की धार बहने लगी। चारों ओर तेज गड़गड़ाहट की आवाज फैल गई और धूल का एक बादल उठ खड़ा हुआ जो एडम की कठोर स्थिति को छिपाने की कोशिश कर रहा था। कदम, कदम, कदम! डैमियन अभी उनकी लड़ाई को समाप्त कर सकता था, लेकिन वह एडम को कुछ नया सिखाने और विजेता का खुलासा न करने की क्षमताओं का अभ्यस्त होने में उसकी मदद करने के लिए यहाँ आया था। डैमियन ने रुकने से पहले कहा, ईमानदारी से कहूँ तो मैंने सोचा था कि इस समय तक स्कोर 3-2 नहीं बल्कि 10-0 या ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन आप कुछ स्थानीय जीत हासिल करने में सफल रहे। उसने ऊपर देखा और गहरी सांस ली। मेरी टोपी, जब मैंने तुम्हारे सामने ये शर्त रखी थी तो मुझे नहीं लगा था कि तुम इसे नुकसान भी पहुंचा सकते हो, लेकिन तुमने इसे मेरे सिर से गिरा दिया और नष्ट कर दिया। डैमियन ने कंधे उचकाते हुए धीमी आवाज में कहा। लेकिन इस लड़ाई की तरह हर चीज का अंत होता है। पूरे समय एडम चुप रहा, उसने हिलने डुलने या डैमियन की ओर देखने की कोशिश तक नहीं की। उसका दिमाग किसी और महत्वपूर्ण काम में व्यस्त लग रहा था। शायद वह कोई कार्ययोजना बनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि डैमियन के खिलाफ उसके हमले बेकार थे। क्या अंतिम हमला भी नहीं होगा? खैर, जो जैसा आप चाहें। डैमियन ने आह भरी। होश! एक ही पल में डैमियन ने छड़ को कसकर पकड़ लिया और उसे भाले की तरह तीव्र गति से सीधे एडम की ओर फेंक दिया। क्रैकल! बिना किसी हलचल के तेज छड़ सीधे एडम के बाएं कंधे में घुस गई और उसके मांस में आधी धंस गई। खून की धार बह निकली, जबकि उसकी छाती से गाढ़ी लाल धार बह रही थी। हालांकि इससे भी एडम ने कोई कार्रवाई नहीं की। तब डैमियन को अंदाजा हुआ कि क्या हुआ होगा। ओह, ठीक है, मैंने उसके सिर पर वार किया। मुझे लगता है कि इससे उस पर मेरी अपेक्षा से अधिक प्रभाव पड़ा। डैमियन ने अपने सिर के पीछे खुजलाते हुए कहा। फिर उसने दाहला की ओर देखा। वह उसके इरादे समझ गई और जल्दी से दर्शक कक्ष से बाहर निकल गई। कुछ सेकंड बाद यांत्रिक दरवाजे खुले और दाहला एडम की ओर बढ़ी। उसे ठीक कर दो। लगता है मेरा पिछला हमला मेरी समझ से ज्यादा शक्तिशाली था। डैमियन ने अपने सिर के पीछे हाथ खुजलाते हुए कहा। दाहला ने आदरपूर्वक सिर हिलाया। जरूर, मैं तुरंत इस पर काम करूंगा। उसने एडम को सरसरी निगाह से देखा, एक कदम आगे बढ़ी और ऊर्जा लगाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। थप्पड़! एडम ने दाहला का हाथ जोर से खींचकर फेंक दिया, जो काफी समय बाद पहली बार हिला। नहीं, चले जाओ। अगर तुम मुझे ठीक कर दोगे तो यह 4:2 हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, एडम ने कर्कश आवाज में कहा। दाहला ने कुछ देर तक एडम की ओर देखा और फिर कहा, एडम, तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। तुम्हारा सिर शायद बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। क्रैकल! एडम ने जल्दी से अपने कंधे से छड़ खींच ली और धीरे धीरे जमीन से उठकर दाहला के बगल में चलने लगा।
वह उसे रोकना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने उसकी निगाहें देखी, उसने अपने प्रयास रोक दिए। एडम उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था, उसका पूरा ध्यान सिर्फ डेमियन पर था और उसकी ऊर्जा उसके हाथों में केंद्रित थी। क्या तुम्हारे पास सचमुच कुछ और बचा है? डेमियन ने उलझन में बुदबुदाया। कदम कदम कदम। एडम आगे बढ़ गया और दाहला को पीछे छोड़ दिया, जो उसे बहुत दिलचस्पी से देख रही थी। उसे नहीं पता था कि वह क्या करने जा रहा है और यह बात उसे रोमांचित कर रही थी। जल्द ही दस्ताने के अंदर से ऊर्जा की मोटी धाराएं तेजी से बाहर आने लगीं। वे एडम के दाहिने हाथ की ओर बढ़े और फिर से एक पूर्ण विकसित सुई में बदल गए। सुई पहले जैसी ही दिख रही थी, धारदार ब्लेड, भयावह आकार और तीखी नोक, लेकिन एक अंतर था। सुई के बीच का जो स्थान पहले खाली था, वह अब तेजी से ऊर्जा से भर रहा था। कुछ ही सेकंड में सुई के बीच में एक बर्फ सी सफ़ेद रेखा चमकने लगी। एडम ने एक अजीब सी आह भरी और उसकी आंखें गहरी हो गईं। उसी क्षण उसकी सुई की नोक से ऊर्जा निकलने लगी, जो एक धारा की तरह एडम की बांह की ओर बढ़ी और सुई की पूरी लंबाई को कवर करते हुए एडम की कलाई तक पहुंच गई। डेमियन, यह मेरा अंतिम हमला है, एडम ने कमजोर आवाज में कहा और फिर अपने पैर पीछे खींचकर उपयुक्त मुद्रा में आ गया। उसने अपने धड़ को थोड़ा आगे झुकाया और अपना दूसरा हाथ अपनी कलाई पर रखा। वह अपनी सुई को यथासंभव दृढ़ता और आत्मविश्वास से पकड़ना चाहता था। हाँ, मैं समझ गया। उस स्थिति में मुझे निराश मत करना, डेमियन ने काली छड़ी लहराते हुए कहा। वह एडम के हमले का सामना करने जा रहा था, चाहे वह कितना भी खतरनाक क्यों न हो। एडम ने हल्का सा सिर हिलाया। जरूर, आप निश्चिंत रह सकते हैं। एडम ने आगे बढ़ने से पहले अपने अंतिम शब्द कहे। उसके पूरे शरीर में धड़कन दौड़ गई, उसकी आंखें चमक उठीं और वह बर्फ की तरह सफ़ेद चमक में बदल गया और अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने लगा, जिसमें किसी भी चीज़ को भेदने की शक्ति थी, यहाँ तक कि किसी देवता के करीबी प्राणी को भी। एडम अपनी सीमा तक पहुँच गया। उसने इस लड़ाई में एक रहस्यमय अपवाद को छोड़कर लगभग हर चीज़ का इस्तेमाल किया। एक से ज़्यादा बार उसे पता चला कि लड़ाई के दौरान या डेमियन के हाथों कड़ी हार के बाद उसकी क्षमताएं क्या कर सकती हैं। शायद ये दर्द की वजह से था, शायद एवोल्यूशन ट्री को अपनी नई शक्तियों के अभ्यस्त होने में काफ़ी समय लग गया था, या संभवतः एवोल्यूशन ट्री एडम के दिमाग पर अधिक बोझ नहीं डालना चाहता था और उसने आवश्यकतानुसार उसे जानकारी भेजी थी। खैर, अब इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती थी, क्योंकि एडम पहले ही उन सभी चरणों को पार कर चुका था। उसके पास बस उसका आखिरी हमला बचा था, जो निश्चित रूप से उसका अब तक का सबसे शक्तिशाली हमला था। उसकी नई सुई अपने आप में उसके पिछले फर्स्ट ऑर्डर से कहीं ज़्यादा घातक थी, लेकिन जब वह ऊर्जा से भर गई तो एडम असामान्य रूप से शक्तिशाली हमला कर सकता था। वोश, अपने आक्रमण का भार सहने की पूरी कोशिश करते हुए, अपनी भुजाओं की स्थिति से लेकर अपने रुख तक, एडम आगे की ओर झपटा। सामान्यतः वह या तो छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ता था, छाया की गतिविधियों की नकल करने की कोशिश करता था, या सीधी रेखा में दौड़ता था। ऐसा वह अक्सर अपनी कलाकृति की क्षमता का उपयोग करते समय करता था। लेकिन अब उसके साथ कुछ और हो रहा था। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसकी आगे की ओर धकेली गई सुई उसके लिए ऊर्जा का मार्ग बना रही है। उसके पैर चल रहे थे, लेकिन एडम को सतह से कोई तनाव या झटका महसूस नहीं हुआ, केवल हल्कापन और उदात्तता महसूस हुई। कांपना, कांपना, कांपना। लहरें हवा में दौड़ रही थीं, जबकि हवा के प्रवाह ने छोटे छोटे पत्थरों को एक तरफ फेंक दिया, जिससे एडम के लिए सभी बाधाओं को पार करने का रास्ता साफ हो गया। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसकी मुख्य बाधा भागने की कोई जल्दी नहीं थी। डेमियन आत्मविश्वास से अपनी जगह पर खड़ा होकर एडम की हरकतों और उसके हमले का सावधानीपूर्वक आकलन कर रहा था। वास्तव में सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा था, क्योंकि एक साधारण मानव के लिए इस हमले में एडम की गति एक बर्फ सफ़ेद चमक के समान थी, जो एक बिंदु से फूटती थी और लगभग तुरंत ही दूसरे तक पहुंच जाती थी। लेकिन डेमियन कोई साधारण मनुष्य नहीं था, इसलिए वह एडम की सभी गतिविधियों और ऊर्जा वृद्धि को स्पष्ट रूप से देख सकता था। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं इसे संभाल सकता हूँ। डेमियन ने मुस्कुराते हुए अपनी छड़ी को घुमाया और उसकी नोक पर ऊर्जा प्रवाहित की। एक पल में उसने वही तकनीक दोहराई जो उसने ध्वनि तरंग को काटने के लिए इस्तेमाल की थी। डेमियन का लक्ष्य सरल था, वह एडम की सुई से टकराएगा, अपनी सघन ऊर्जा से उसे चकनाचूर कर देगा और एडम की छाती पर सटीक प्रहार करके उनकी लड़ाई को समाप्त कर देगा। पलक झपकाना। सिल्वाना ने पलकें झपकाईं और अगली चीज़ जो उसने देखी वह थी सुई की नोक छड़ से टकराना। एक सफ़ेद चमक एक काले रंग की चमक से टकराए। ऐसा लग रहा था कि दोनों ताकतों के बीच एक लंबा टकराव होने वाला था। लेकिन कभी कभी अंतर इतना अधिक होता है कि युद्ध में एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया जा सकता। क्रैकल, क्रैकल, क्रैकल। बिना किसी कठिनाई के सुई ने छड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया और सीधे डेमियन की ओर बढ़ गई। छड़ से ऊर्जा बाहर की ओर फूट पड़ी और एडम की सुई से निकलने वाली बर्फ सी सफ़ेद ऊर्जा धारा के आगे टुकड़े टुकड़े हो गई। डेमियन की आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं।
उसके पास किसी भी तरह से खुद को चकमा देने या बचाने का समय नहीं था। इसके अलावा वह अब K2 स्तर पर था और इतने कम समय में अपने पावर लेवल को बढ़ाना उसके लिए असंभव था। तभी डेमियन के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान उभरी। उन्होंने हल्के से सिर हिलाया और धीरे से बुदबुदाया, अच्छा काम किया। अगली चीज जो एडम और बाकी सब ने देखी वह ये थी कि डेमियन ने सुई की नोक के ठीक सामने अपनी हथेली खोली। होश! सुई पहले से ही उसकी हथेली में धंसी हुई थी, त्वचा की ऊपरी परत को भेद रही थी और खून की कई लाल बूंदें निकल रही थीं, जिनमें से प्रत्येक एक बहुमूल्य रत्न की तरह लग रही थी। उसी समय डेमियन की हथेली से शक्तिशाली हवा की धाराएं निकलीं, जो उसकी सुरक्षा के लिए एक अभेद्य बाधा बन गईं, जिसके सामने एडम की सुई भी शक्तिहीन हो गई। एडम के पूरे शरीर ने प्रतिरोध किया, उसके हाथ सुई की तरह कांप रहे थे, लेकिन जल्द ही हवा की धाराओं ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। उन्होंने उसे कुछ मीटर दूर फेंक दिया, जिससे वह कक्ष के केंद्र में चला गया, लेकिन इससे उसका शक्तिशाली हमला समाप्त हो गया जिसमें उसने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। जमीन पर लुढ़कते हुए एडम रुक गया और अपनी भुजाओं की सहायता से स्वयं को उठाने का प्रयास करने लगा। वह आश्चर्य से डेमियन को देखता रहा, उसकी हथेली से खून टपक रहा था। डेमियन ने एडम की ओर मुड़ने से पहले कुछ देर तक उसके हाथ को देखा। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, यदि आप अपने हमले से मुझे खून से लथपथ कर सकते हैं तो मैं क्षमताओं का उपयोग करना शुरू कर दूंगा। डेमियन ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। उसने वास्तव में इस क्षमता का उपयोग नहीं किया क्योंकि एडम ने शर्त पूरी की थी। डेमियन ने तब इस बारे में नहीं सोचा था। उसे बस एहसास हुआ कि अगर उसने एडम के हमले को नहीं रोका तो सुई बिना किसी प्रतिरोध के उसके हाथ को नष्ट कर देगी। एडम ने कुछ बार पलकें झपकाईं क्योंकि उसे एक महत्वपूर्ण बात का एहसास हुआ था, जिससे उसकी आंखें बड़ी हो गईं। क्या इसे मेरी एक और स्थानीय जीत माना जा सकता है? एडम ने थोड़ी अनिश्चितता से पूछा। डेमियन ने अपना हाथ हिलाया। हाँ, क्यों नहीं? एडम मुस्कुराया। तब डेमियन को इसका मतलब समझ में आया। रुको, उस स्थिति में स्कोर 3:3 हो जाएगा, डेमियन ने बुदबुदाते हुए कहा। उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि उसने ऐसा होने दिया। हा, खैर, उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि आप हारे नहीं, ये सम्मानजनक से भी अधिक है। एडम ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं असहमत हूँ। डेमियन ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? एडम संतुष्ट होकर मुस्कुराया। यह मैं नहीं हूं जो हारा नहीं, यह आप हैं जो जीते नहीं। मौन। दाहला ने नाक सिकोड़ते हुए, अपनी आंखें सिकोड़ते हुए एडम को गौर से देखा, जैसे उसकी निगाहें खंजर की तरह तेज थीं। जो कुछ हुआ उसके बाद मिस्टर डेमियन से ऐसी बात कहना कितनी धृष्टता है। डगलस ने खुशी से आह भरी, कई बार अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि डहला के विपरीत वह एडम के ठीक जवाब से प्रसन्न था। हा, डेमियन हंसा। वह एडम के जवाब से नाराज नहीं था, इसके विपरीत इससे उसकी दिलचस्पी और बढ़ गई। ये कैसा अहंकार है, तुम्हारी आंखों में लगी ज्वाला जितना सक्रिय। इसे ऐसे ही रखो। यदि तुम्हें अपनी शक्तियों पर विश्वास नहीं है तो तुम दूसरों से बेहतर नहीं हो सकते। एडम ने फर्श पर गिरने से पहले हल्का सा सिर हिलाया। वह बेहोश नहीं हुआ था या कुछ और नहीं हुआ था, वह सिर्फ थका हुआ था और आराम करना चाहता था। कक्ष कई स्थानों पर बर्बाद हो गया था, दरारें और खरोंचें सब कुछ ढकी हुई थीं, लेकिन केंद्र में एक व्यक्ति के लिए जमीन पर अपनी पीठ टिकाकर गहरी सांस लेने के लिए पर्याप्त जगह थी। एडम ने एक सितारे की तरह अपनी टांगें और बाहें फैला दी और छत की ओर एक उदास निगाह से देखने लगा। कदम, कदम, कदम। जल्द ही कदमों की आवाज सुनाई देने लगी, न केवल डेमियन की बल्कि दहला की भी, जो पहले ही कक्ष में प्रवेश कर चुकी थी। दाहला, क्या तुम इतनी कृपा करोगे कि हमें ठीक कर दोगे? मैं नहीं चाहता कि एडम सो जाए, मुझे उसे उसकी नई क्षमताओं के बारे में और बताना है। आखिरकार वह अभी K2 फैंटम बना है और अभी तक पूरी तरह से समायोजित नहीं हुआ है। डेमियन ने आराम से कहा, एडम से कुछ ही दूर मलबे के सहारे झुकते हुए। थोड़ा सा भौहें सिकोड़ते हुए दाहला ने सिर हिलाया। जैसा आप चाहें, लेकिन मुझे लगता है कि युवा फैंटम्स को आपके स्तर के किसी व्यक्ति के प्रति अधिक सम्मान दिखाना चाहिए। दाहला ने गंभीरता से कहा। एम्बर क्षेत्र बनाने से पहले एडम को गौर से देखा। एडम को दाहला की क्षमता से राहत मिली और डेमियन को भी। उसी समय डेमियन ने धीरे धीरे अपनी शक्ति का स्तर वापस पाना शुरू कर दिया, लेकिन इतनी तेजी से नहीं कि सिल्वाना पर दबाव पड़ने से बच सके। अरे एडम, के 2 स्तर पर जाते समय बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना? डेमियन ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वॉर्ड बिल्कुल बेकार है? क्या राक्षसों से फैंटम द्वारा एकत्रित सभी जीनों को तिजोरी में संग्रहित किया गया था? इसके अलावा जब फैंटम K2 बन गया और अपने लॉक में पहला कुंजी छेद खोला तो तिजोरी में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। जीन क्यूब प्रकट हुआ, आंतरिक अंतरिक्ष के भीतर एक विशेष क्षेत्र। जीन क्यूब भूत रूप में बड़ी मात्रा में ऊर्जा वाली वस्तुओं को पकड़ सकता था। तो जब एडम ने डेमियन की बातें सुनी तो वह बहुत हैरान रह गया।
क्या वॉल्ट बेकार है? तुम्हारा क्या मतलब है? एडम ने डेमियन पर एक नज़र डालते हुए पूछा। वह इसका पता लगाना चाहता था। डेमियन कड़वाहट से मुस्कुराया। ठीक है, निश्चित रूप से वॉल्ट अपने आप में वास्तव में उपयोगी है। इसके बिना फैंटम एकत्रित जीन को भी संग्रहीत नहीं कर सकते थे, लेकिन मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। यह एक विशेषता है। एडम ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। अजीब बात यह थी कि उसे समझ में नहीं आया कि डेमियन किस फंक्शन की बात कर रहा था, मानो वे अलग अलग चीज़ों के बारे में बात कर रहे हों। कृत्रिम अनुभव या कुछ और, मुझे अब याद नहीं कि इसे क्या कहा जाता था। मेरे लिए ये काफ़ी समय पहले की बात है, तुम्हें पता है। डेमियन मुस्कुराया, उम्मीद करते हुए कि एडम को अब सब कुछ याद होगा। और वह सही था। एडम की आंखें चौड़ी हो गईं। वह काफ़ी लंबे समय तक के1 स्तर पर रहा था, और इस पूरे समय में उसने कभी भी वॉल्ट की अब भूली जा चुकी सुविधा का उपयोग नहीं किया था। इस सुविधा के साथ फैंटम किसी भी राक्षस के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए एक निश्चित मात्रा में जीन का त्याग कर सकता था जिसे उसने पहले हराया था। ये केवल उपस्थिति, खतरे का स्तर और इसी तरह का डेटा नहीं था, बल्कि राक्षस की क्षमताओं और योग्यताओं की पूरी सूची थी। इससे फैंटम को कृत्रिम अनुभव प्राप्त करने का मौका मिला ताकि वह भविष्य में उस राक्षस के खिलाफ अधिक सफलता के साथ लड़ सके। यह उपयोगी और प्रभावी लग रहा था। लगभग सभी फैंटम्स ने यही सोचा था जब उन्हें पहली बार अपनी शक्तियां प्राप्त हुईं, लेकिन फिर कुछ गलत हो गया। सभी फैंटम्स इस सुविधा के बारे में भूल गए क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं था। कृत्रिम अनुभव केवल शुरुआती लोगों के लिए उपयोगी था, इसलिए केवल उन्होंने ही इसका इस्तेमाल किया, लेकिन जल्द ही भूल गए। कारण बहुत सरल था, किसी को भी कृत्रिम अनुभव की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। कम से कम एक बार राक्षस को हराने के बाद फैंटम को वास्तविक युद्ध का अनुभव प्राप्त हुआ, जो अगली बार बिना किसी कठिनाई के जीतने के लिए पर्याप्त था। बेशक अक्सर लड़ाई जल्दी खत्म हो जाती थी और फैंटम को ज़्यादा अनुभव नहीं मिल पाता था, लेकिन यही बात थी। अगर फैंटम ने किसी राक्षस को बहुत तेजी से हराया तो राक्षस कमज़ोर था और कोई संभावना नहीं थी कि यह कोई समस्या होगी। अगर लड़ाई लंबी थी तो राक्षस मजबूत था और उनकी लड़ाई के दौरान फैंटम को पर्याप्त से अधिक अनुभव प्राप्त होगा। हाँ, मैं तुम्हारी आंखों के भाव से बता सकता हूँ कि तुम जानते हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। डेमियन ने एडम की ओर देखते हुए मुस्कराते हुए कहा। एडम ने गला साफ किया। हाँ, अब जब मैं इस पर विचार करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने उस सुविधा का उपयोग केवल एक बार शुरुआत में किया था। डेमियन ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ व्यंग्यात्मक ढंग से कंधे उचकाए। अधिकांश फैंटम नौसिखियों की तरह सौभाग्य से एवोल्यूशन ट्री और फैंटम दोनों ही विकसित होने के लिए उत्सुक हैं। मैं एक भी के1 फैंटम के बारे में नहीं जानता जिसने इस सुविधा का उपयोग किया हो या यहाँ तक कि इसके अस्तित्व को भी याद किया हो। तभी डेमियन ने ऊपर देखा। शायद यही कारण है कि के2 स्तर की प्रगति के साथ ये सुविधा वॉल्ट की क्षमताओं से गायब हो जाती है। एडम की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। डेमियन के अगले शब्दों की प्रतीक्षा किए बिना एडम आंतरिक अंतरिक्ष में उतर गया और अपनी तिजोरी खोल दी। लेकिन जैसा कि डेमियन ने कहा, वह अब उस सुविधा का उपयोग नहीं कर सकता था। एडम किसी ऐसे राक्षस के खिलाफ कृत्रिम अनुभव प्राप्त करने के लिए जीन खर्च नहीं कर सकता था जिसे उसने एक बार हराया था। आह, कितना अजीब है, एडम ने वॉल्ट के सामने मनराते हुए कहा। इससे पहले, बहुत समय पहले, मैंने इस सुविधा के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन अब जब मुझे एहसास हुआ कि मैंने इसे खो दिया है तो मुझे दुख हो रहा है और मैं इसे वापस चाहता हूँ, भले ही यह भुला दिया गया हो और बेकार हो गया हो। फिर एडम ने अपना सिर घुमाया और विकास वृक्ष की ओर देखा। ठीक है, डेमियन सही कह रहा है। यह अच्छी बात है कि आप भी विकसित हो रहे हैं और बिना किसी पछतावे के अतिरिक्त चीज़ों से छुटकारा पा रहे हैं। लेकिन बदले में आपने क्या दिया? अजीब बात यह है कि एडम आंतरिक स्थान से बाहर निकल गया, हालांकि ऐसा करना उसकी प्रत्यक्ष इच्छा नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि एवोल्यूशन ट्री ने उसे उस व्यक्ति के पास भेजा था जो सबसे अच्छा जवाब दे सकता था। डेमियन, हाँ, आपके उदास चेहरे को देखकर लगता है कि आप सब कुछ समझ गए हैं, है ना? एडम ने केवल चुपचाप सिर हिलाया। तुम्हें इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। हर चीज़ में एक संतुलन होता है, जिसका मतलब है कि अगर तुमने कुछ खोया है तो तुम्हें बदले में कुछ मिलना चाहिए। उठो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। डेमियन ने मलबे से दूर जाने से पहले हाथ हिलाते हुए कहा। एडम ने उत्साह के साथ उसका उदाहरण अपनाया। वह जीन क्यूब की क्षमता से प्रभावित था, इसलिए उसने सोचा कि वॉल्ट के अंदर और क्या छिपा है। तभी एडम को याद आया कि विकास के दौरान उसे लगा था कि उसने तिजोरी में कुछ नहीं देखा था, और अब यह पता लगाने का समय आ गया था कि वह क्या था। सबसे पहले एक दृश्य प्रदर्शन होगा। मैं इसमें बहुत सारी ऊर्जा लगाऊंगा ताकि आप सब कुछ देख सकें, लेकिन इसमें आमतौर पर रंग नहीं होते हैं। डेमियन ने गंभीरता से कहा। एडम ने गहरी सहमति में सिर हिलाया, हालांकि उसे अभी भी ठीक से पता नहीं था कि डेमियन किस बारे में बात कर रहा था। कांपना, कांपना, कांपना। डेमियन से एक हल्की लहर दूर चली गई,
क्योंकि उसकी छाती के बीच में एक चमकीली चमक दिखाई दी। बहुत जल्दी ही वह फ्लैश एक अर्धपारदर्शी सफ़ेद गोले में बदल गया। पहले तो ये कंधे की ऊंचाई तक छोटा था, लेकिन जल्द ही यह बहुत बड़ा हो गया और डेमियन को एक विशाल बुलबुले की तरह ढकने लगा। ये तो बस शुरुआत थी। गोला तब तक बढ़ता रहा जब तक कि उसने पूरे कक्ष को पूरी तरह से घेर नहीं लिया और अपनी सीमाओं से कहीं आगे तक फैल गया। एडम और अन्य लोग उस गोले को केवल इसलिए देख पाए क्योंकि डेमियन ने एडम को सब कुछ तेजी से समझने में मदद करने के लिए उसमें बहुत अधिक ऊर्जा लगाई थी। इसे जीन फील्ड कहा जाता है, डेमियन ने गोले को ऊपर उठाते हुए कहा। जीन फील्ड की सहायता से आप इस क्षमता की सीमा में फंसे अन्य प्राणियों की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। आप अपने लक्ष्यों को ध्वनि, गंध या उन्हें देखकर नहीं बल्कि उनके जीन में होने वाले उतार चढ़ाव के माध्यम से महसूस कर सकते हैं, जिसे आप जीन फील्ड की सहायता से महसूस कर सकते हैं। फिर डेमियन ने सिल्वाना की ओर देखा। एडम, क्या तुम इसे आजमाना चाहते हो? तुम और सिल्वाना एक दिलचस्प प्रयोग कर सकते हो। क्या आदम मना कर सकता था? बिल्कुल नहीं। मुझे क्या करना चाहिए? सिल्वाना ने दर्शक कक्ष से डेमियन की ओर देखते हुए गंभीर चेहरे से पूछा। केवल सुरक्षात्मक कांच ही उन्हें अलग कर रहा था। डेमियन ने कंधे उचकाकर यह दर्शाया कि उससे कुछ भी असाधारण करने की अपेक्षा नहीं की गई थी। यह आसान है। कमरे से बाहर निकलें, दरवाजे बंद होने का इंतजार करें और फिर प्रवेश द्वार के बाईं या दाईं ओर खड़े हो जाएं। फिर रुकें। एडम को पहली बार जीन फील्ड का उपयोग करने में थोड़ा समय लगेगा। सिल्वाना ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह कुछ देर तक डेमियन की तरफ देखती रही, सोचती रही कि उसे कहाँ खड़ा होना चाहिए, और फिर सिर हिला दिया। जरूर, मैं जितना भी समय लगे इंतजार करूंगी। सिल्वाना ने दर्शक कक्ष से बाहर जाने से पहले एडम की ओर एक नज़र डाली। फिर डेमियन अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ एडम की ओर मुड़ा। एडम, उस जीन क्यूब के बारे में सोचो जो तुम्हारे वॉल्ट के चारों ओर है। कल्पना करो कि यह तुम्हारे शरीर के बाहर जा सकता है और अब तक तुम्हारे द्वारा एकत्र किए गए सभी जीनों को लाखों कणों के रूप में हिला सकता है जो तुम्हारे लिए एक जीन फील्ड का निर्माण करेंगे। अन्य क्षमताओं के विपरीत एडम को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। जीन फील्ड के बारे में जानकारी उसके दिमाग में नहीं आई क्योंकि यह कोई खास या अनोखी चीज़ नहीं थी। हर K2 फैंटम ऐसा कर सकता था, केवल जीन फील्ड का परिमाण अलग था। एडम ने सिर हिलाया, अपनी आंखें बंद की और अपना पहला प्रयास शुरू करने की तैयारी की। ओह, मैं तो पूरी तरह भूल ही गया। लेकिन डेमियन ने तुरंत उसे रोक दिया। यह असंभव है कि आप पहली बार में ही इतना बड़ा जीन फील्ड बना पाएंगे। इसके अलावा चूंकि आप K2 फैंटम हैं, इसलिए आपके जीन फील्ड का आकार सीमित है। डेमियन ने इधर उधर देखते हुए अपने सिर के पीछे खुजलाया। उन्होंने कक्ष का अधिकांश भाग क्षतिग्रस्त कर दिया था, इसलिए उसने सोचा कि एक कट से स्थिति ज़्यादा खराब नहीं होगी। वोश! डेमियन ने एडम के कंधे को मजबूती से पकड़ लिया और फिर एक छाया में बदल गया तथा दर्शक कक्ष के सुरक्षात्मक कांच के सामने उसके साथ आ गया। अपने हाथ को ऊर्जा से भरकर डेमियन ने अपनी हथेली को ऊपर की ओर घुमाया और उसे एक तेज ब्लेड की तरह प्रयोग किया। अगले ही क्षण सुरक्षात्मक कांच दो टुकड़ों में टूट गया। जैसे ही डगलस ने पलक झपकाई, उसने डेमियन और उसके बगल में आश्चर्यचकित एडम को देखा। डेमियन, अरे, अन्य क्षतियों के विपरीत ये कंक्रीट या स्टील नहीं है, ये बहुत अधिक महंगी सामग्री है। डगलस ने भौहें सिकोड़ी। डेमियन ने कंधे उचकाकर बेपरवाही से मुस्कुराया, जैसे उसके पास कोई और विकल्प ही न हो। चलो, हमारे पास कांच से भी अधिक महत्वपूर्ण काम है। इसके अलावा इसकी मरम्मत भी की जा सकती है। डेमियन ने आगे के दरवाजे की ओर इशारा करते हुए हाथ हिलाया। इस समय सिल्वाना वहां पर है। जीन फील्ड को फ़ोन करो और मुझे बताओ कि सिल्वाना बाईं ओर खड़ी है या दाईं ओर। डेमियन ने स्वयं उत्तर जानने के लिए अपनी आंखें सिकुड़ी, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट उभरी, मानो वह सिल्वाना के चयन से प्रसन्न था। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। मेरे पास कुछ सवाल हैं, लेकिन मैं उन्हें तब पूछूंगा जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि सिल्वाना कहाँ खड़ी है। एडम ने गंभीरता से कहा। जरूर। एडम ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह आंतरिक अंतरिक्ष में नहीं गया, उसने सिर्फ ध्यान केंद्रित किया। जल्द ही पहला मिनट बीत गया, कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्दी वॉल्ट कांप उठा। नीली ऊर्जा की धाराएं किताब के किनारों पर बह गईं और विभिन्न आकारों की सैकड़ों चमकें उसमें से फूट पड़ीं। फ्लैशेस जीन क्यूब की सीमाओं से टकराकर उससे आगे नहीं जा सके, लेकिन ऐसा ही होना चाहिए था। वॉल्ट ने केवल यह निर्धारित किया कि आदम से जीन क्षेत्र कितना बड़ा फैलेगा, क्योंकि यह सीधे तौर पर उसके जीन पर निर्भर था। एक ही पल में सभी फ्लैश वॉल्ट में वापस चले गए और फिर सफ़ेद किताब आखिरकार बंद हो गई। एडम के K2 स्तर पर विकसित होने के बहुत बाद जीन क्यूब वॉल्ट के चारों ओर मंडराता रहा। यह अपरिवर्तित रहा क्योंकि जीन क्यूब का एक अलग कार्य था, कांपना, कांपना, कांपना। एडम के चारों ओर एक हल्की लहर सी उठी, जिससे हवा में कंपन हुआ, जैसा डेमियन के साथ हुआ था, लेकिन बहुत कम तीव्रता से। वहाँ कोई चमकीली चमक या किसी विशेष रंग का गोला नहीं था, क्योंकि बिना भारी मात्रा में ऊर्जा का उपयोग किए केवल फैंटम ही अपने तेजी से फैलते जीन क्षेत्र का रंग देख सकता था।
आखिरकार मुझे यह मिल ही गया, एडम ने संतुष्ट भाव से कहा। उसकी आंखें हल्की खुशी से चमक रही थीं। एक सफ़ेद पारदर्शी गोला उसके चारों ओर हाथ की दूरी पर था। सिर्फ एडम ही देख सकता था कि गोले का एक रंग था, बाकी सभी के लिए इसका कोई रंग नहीं था। निश्चित रूप से डेमियन और डाहला ने एडम के क्षेत्र को आसानी से देखा। वे अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव महसूस कर सकते थे और ऊर्जा की मदद से उन्होंने एडम के चारों ओर दृश्य विकृतियों को देखा। लेकिन कोई भी साधारण मनुष्य या कमजोर फैंटम यह नहीं समझ सकता था कि एडम जीन फील्ड का उपयोग कर रहा था। इस बात पर ध्यान देना तो दूर की बात थी। एडम, शांत मत रहो, तुम्हारा जीन फील्ड अस्थिर है। इसके अलावा अगर तुम समझना चाहते हो कि सिल्वाना कहाँ खड़ी है तो तुम्हें इसका आकार बढ़ाना होगा। डेमियन ने हवा को डगमगाते हुए देखकर गंभीरता से कहा। एडम ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद करते हुए सांस रोकी। धीरे धीरे जीन क्षेत्र बढ़ता गया, बल्कि धीमी गति से, सभी दिशाओं में सुचारू रूप से और समान रूप से बढ़ता गया। जल्द ही जीन फील्ड ने डेमियन और डगलस को अपनी चपेट में ले लिया, जब वे एडम से केवल कुछ मीटर की दूरी पर खड़े थे। उसी क्षण एडम की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। उसे ऐसा लग रहा था कि डेमियन और डगलस उसकी हथेली पर हैं, वह उनकी उपस्थिति महसूस कर सकता है। बेशक वह पहले से ही जानता था कि डेमियन और डगलस उसके पास थे, उसकी सुनने, देखने और सूंघने की शक्ति के कारण। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर रडा था, जो प्रत्येक लक्ष्य का सटीक स्थान दिखाने में सक्षम था। वाह, कितना अनोखा! इसके बारे में सोचना शायद अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन डेडलैंड्स में ये बहुत उपयोगी होगा, एडम ने आश्चर्यचकित होकर कहा। डेमियन ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। एक गहरी सांस छोड़ते हुए एडम ने अपने जीन फील्ड का क्षेत्र बढ़ाना जारी रखा जब तक कि वह सीमा तक नहीं पहुंच गया। अजीब बात यह है कि उसका जीन फील्ड दालान से कुछ ही पहले दरवाजे पर रुक गया। क्या मैं बस इतना ही कर सकता हूं? एडम उलझन में था, यहां तक कि निराश भी। कदम कदम कदम। जल्द ही एक तीसरा व्यक्ति उसके जीन क्षेत्र में प्रवेश कर गया, दहला, जो उसके बगल में खड़ा था। निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से गेट तक 5 मीटर है, जिसका मतलब है कि आपके जीन फील्ड का व्यास 10 मीटर है। K2 फैंटम के लिए जो आज ही विकास से गुजरा है, यह एक आश्चर्यजनक परिणाम है, डाहला ने आत्मविश्वास से कहा। डगलस ने अपनी शक्तिशाली छाती पर अपनी दोनों बाहें रखते हुए पुष्टि में सिर हिलाया। डाहला सही है। K2 स्तर पर सामान्य शुरुआती लोगों के लिए 5 या 6 मीटर एक अच्छा परिणाम माना जाता है। कमजोर और कम प्रतिभाशाली फैंटम सामान्य रूप से जीन फील्ड के अपने पहले उपयोग में केवल 3 मीटर तक ही पहुंच सकते हैं। एडम ने सिर हिलाया। उसे इस बात पर कोई गर्व या श्रेष्ठता महसूस नहीं हुई। उसने तय किया कि ऐसा अंतर इसलिए हुआ क्योंकि वह एक नेचुरल फैंटम था और कई लोगों की तुलना में K1 स्तर पर अधिक समय तक रहा। नल, डेमियन ने एडम की पीठ पर हाथ रखकर उसे थोड़ा आगे की ओर धकेला। इस प्रकार एडम ने कुछ कदम आगे बढ़ाए और पूरा गलियारा उसके जीन क्षेत्र में आ गया। तो सिल्वाना कहाँ है? डेमियन ने एडम को दिलचस्पी से देखते हुए पूछा। एडम सिल्वाना को देख, सुन या सूंघ नहीं सकता था, केवल जीन फील्ड की मदद से ही उसे प्रश्न का उत्तर मिल सका। यह एडम के लिए एक परीक्षा थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसने जीन फील्ड को पूरी तरह से सीख लिया है। क्या वह अनुमान लगाने की कोशिश कर सकता था, क्योंकि वहाँ केवल 2 ही विकल्प थे, बायां या दायां? जरूर, लेकिन यह एक गंभीर गलती होगी। हाँ, मैं समझ गया। एडम ने मुस्कुराते हुए अपनी नज़रें उठाईं और दरवाज़ों की ओर ऐसे देखा जैसे वह उनके आर पार देख सकता हो। और उसने ऐसा किया। वह स्पष्ट रूप से सिल्वाना की छवि देख सकता था, जो दरवाजे के ठीक पीछे, बीच में खड़ी थी, न तो बाईं ओर और न ही दाईं ओर। होश! जीन क्षेत्र ध्वस्त हो गया, एडम के पास वापस आ गया और पूरी तरह से गायब हो गया। सिल्वाना, अंदर आओ, मुझे पता है तुम बीच में खड़ी हो, एडम ने कहा और उसके मुंह के कोने ऊपर उठ गए। क्रैकल! यांत्रिक दरवाजे खुले और सिल्वाना सामने आई, जो शांतिपूर्वक अंदर चली गई। अच्छा काम, मुझे पता था कि तुम ये कर सकते हो और अनुमान लगाने की कोशिश भी नहीं करोगे। तभी सिल्वाना ने डेमियन की ओर देखा। मैं जानता हूं कि यह मेरा कोई काम नहीं है, लेकिन आपने अपना बहुत सारा समय हम पर खर्च किया है ना? डेमियन और डगलस ने एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि सिल्वाना सही थी। डेमियन का समय शायद सभी लोगों में सबसे कीमती था। इसका मतलब यह नहीं था कि उसे हमेशा गढ़ के लिए लड़ने में व्यस्त रहना था। निश्चित रूप से वह अक्सर ऐसा करता था, लेकिन उसने खुद को वह करने की भी अनुमति दी जो वह करना चाहता था। जाहिर है, सरकार, सेना के उच्च अधिकारियों और अन्य फैंटमों में से कुछ लोग इस बात से नाराज थे कि डेमियन अपना पूरा समय राक्षसों से निपटने में नहीं लगा रहा था, लेकिन वे सभी चुप रहे। किसी ने भी डेमियन के क्रोध को भड़काने की हिम्मत नहीं की। डेमियन अपना समय अपनी इच्छानुसार व्यतीत करता था, क्योंकि वह ऐसा कर सकता था और कोई भी उसे ऐसा करने से मना नहीं कर सकता था। ठीक है, मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाह रहे हो।
डेमियन ने अपने सिर के पीछे खुजलाया। उसे याद आया कि उसके पास करने के लिए बहुत से काम थे, जिनमें से कुछ बेथ ने उसे व्यक्तिगत रूप से सौंपे थे। फिर डेमियन ने सिर हिलाया। ठीक है, मुझे सचमुच जाना चाहिए, लेकिन मैं तब तक ऐसा नहीं कर सकता जब तक मैं एडम के सवालों का जवाब नहीं दे देता। डेमियन ने एडम की ओर मुड़ते हुए कहा, तुम्हारी आंखों में जो भाव है उससे लगता है कि तुम्हें कुछ पूछना है ना? एडम ने जल्दी से सिर हिलाया। हाँ, मैं जल्दी बताऊंगा। शुरुआत के लिए, जीन फील्ड का आकार किस पर निर्भर करता है? मैं इसे कैसे बढ़ाऊं? क्या मुझे अभ्यास के लिए समय निकालना चाहिए? डेमियन ने अपना हाथ हिलाया। इसे भूल जाए, अभ्यास बेकार है। अधिक से अधिक आप सैकड़ों घंटों के अभ्यास से अपने जीन क्षेत्र का आकार 1-2% तक बढ़ा सकते हैं। ये सब जीन के बारे में है। हालांकि मात्रा महत्वपूर्ण नहीं है, गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। एडम ने असमंजस में अपना सिर झुकाया। डेमियन ने गहरी सांस ली। उसे कुछ भी समझाना पसंद नहीं था, लेकिन अभी उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। जीन फील्ड का अधिकतम आकार काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आपके वॉल्ट में जीन कितने दुर्लभ हैं। आपके वॉल्ट में जितना अधिक शक्तिशाली जीन होगा, उसका अधिकतम आकार उतना ही बड़ा होगा। डेमियन ने अपना हाथ हिलाया। एक सरल उदाहरण, यदि आपके वॉल्ट में गहरे पीले रंग के खतरे वाले राक्षस का जीन है, तो आपका जीन क्षेत्र बहुत बड़ा होगा, यहाँ तक कि एक जीन भी ठीक रहेगा, और आपके अन्य सभी जीन सफ़ेद खतरे के स्तर के हो सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर बाद एडम ने गहरी निगाह से सिर हिलाया। मैं समझता हूँ। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास कितने नीले या बैंगनी जीन हैं। एक पीला खतरा जीन मेरे जीन क्षेत्र को बड़ा करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन उस स्थिति में जीन एकत्र करने का कोई मतलब नहीं है ना? एडम ने भ्रमित भाव से अपना हाथ हल्का सा हिलाया। यदि सब कुछ गुणवत्ता पर निर्भर करता है, तो मुझे मारे गए राक्षसों से दर्जनों या सैकड़ों जीन एकत्र करने की आवश्यकता क्यों होगी? डेमियन ने अपना सिर हिलाकर यह दर्शाया कि एडम को गहरी गलतफहमी थी। ये पूरी तरह सच नहीं है। आपके पास मौजूद जीन की दुर्लभता केवल आपके जीन क्षेत्र के अधिकतम आकार को बढ़ाती है। डेमियन ने अपना सिर पीछे खुजलाया और कोई उपयुक्त उदाहरण सोचने की कोशिश करने लगा। कल्पना कीजिए कि आपके बैंक खाते में 100 क्रेडिट हैं और मैं आपका बैंकर हूं। मैं आपको सूचित करता हूं कि आपकी सीमा बढ़ा दी गई है और अब आपके खाते में 500 क्रेडिट हो सकते हैं, लेकिन आपके पास अभी भी केवल 100 क्रेडिट हैं, इसलिए अपनी सीमा तक पहुंचने के लिए आपको 400 क्रेडिट अर्जित करने होंगे। एडम ने धीरे से सिर हिलाते हुए सांस रोकी। मैं समझता हूँ। जब मैं पुनः सीमा पर पहुंच जाऊंगा तो नए जीन एकत्रित करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, लेकिन जब मैं अपने जीन क्षेत्र का विस्तार करने के लिए एक दुर्लभ जीन प्राप्त करूंगा तो मुझे भिन्न दुर्लभता के बहुत सारे जीनों की आवश्यकता होगी। डेमियन मुस्कुराया। हाँ, आपने सही कहा। वैसे, हालांकि मैंने कहा कि अभ्यास करना बेकार है, ये तभी सच है जब आपका लक्ष्य अपने जीन क्षेत्र का विस्तार करना है। मेरा सुझाव है कि आप जीन क्षेत्र का बेहतर उपयोग करना और इसके भीतर लक्ष्यों को पहचानना सीखने के लिए कुछ समय बिताएं। डेमियन ने आगे कहा, इसके अलावा जीन फील्ड कोई सर्वशक्तिमान शक्ति या रडा नहीं है जो किसी भी प्राणी का पता लगा सके। जीन फील्ड के साथ सामान्य परिस्थितियों में फैंटम केवल अपने से बहुत कमज़ोर प्राणियों को ही पहचान सकता है। एडम की आंखें एक क्षण के लिए चौड़ी हो गईं, फिर उसने गहरी सांस ली, यह महसूस करते हुए कि ऐसी सीमाएं तर्कसंगत थीं क्योंकि उसके स्तर पर हर कोई जानता था कि जीन फील्ड का उपयोग कैसे किया जाता है। इसलिए, यदि आपका सामना अपने बराबर या आपसे अधिक शक्तिशाली किसी राक्षस से होता है, तो संभवतः आप उसे जीन फील्ड से नहीं देख पाएंगे, और न ही राक्षस कभी आपको देख पाएगा। बीप बीप बीप। डेमियन का एनईपी कांप उठा क्योंकि स्क्रीन पर कई संदेश दिखाई दिए। ओह, ऐसा लगता है कि हमारा समय अंततः समाप्त हो गया है। डेमियन ने धीरे से कहा, अपनी सामान्य दिनचर्या में लौटने की तैयारी करते हुए। रुको, एक आखिरी सवाल। हालांकि ऐसा लगता है कि मुझे कुछ सलाह की ज़रूरत है, एडम ने कहा, यह महसूस करते हुए कि डेमियन जाने वाला था और यह अज्ञात था कि उनकी अगली मुलाकात कब होगी। डेमियन ने उस पर एक त्वरित नज़र डाली। एक करीबी मुकाबला। मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं अपने सबसे कठिन विरोधियों के खिलाफ एक बनाम एक लड़ता, तो मैं उनमें से अधिकांश से हार जाता, जिसमें प्लेग रीपर भी शामिल था। अब सुई न केवल मेरा हथियार है, बल्कि मेरी मुठ्ठियाँ और धागे भी हैं। मैं विशेष रूप से हाथ से लड़ना सीखना चाहता हूँ, एडम ने गंभीरता से कहा। वह अपने मुखों की ताकत से प्रभावित था जब उसके दस्ताने सुई के हिस्सों से संचालित होते थे। अगर उसका प्रतिद्वंद्वी डेमियन नहीं होता, तो वह आसानी से अपने मुखों से हड्डियां तोड़ देता और अंगों को विस्फोटित कर देता। ठीक है, तुम्हें एक शिक्षक की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि कोई सख्त, सीधा और कुशल व्यक्ति तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। अधिमानतः कोई ऐसा व्यक्ति जिससे तुम परिचित हो, डेमियन ने सोच विचार कर अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए कहा। थोड़ी देर बाद डेमियन की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसे सही जोड़ीदार मिल गया। ट्रॉन, जहां तक मुझे पता है, तुम दोनों कई बार एक दूसरे से मिले हो और सिर्फ डेडलैंड्स में ही नहीं, इसलिए तुम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं हो।
इसके अलावा उसकी योग्यताएं तुम्हारी योग्यताओं के सामने अच्छी तरह खड़ी होंगी और तुम्हारे कौशल को निखारेंगी। एडम को ऐसे उत्तर की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुश था कि ट्रॉन उसका शिक्षक बन जाएगा, भले ही कुछ समय के लिए ही क्यों ना हो। मैं उसे तुम्हारी ट्रेनिंग संभालने के लिए कहूँगा, वह मुझे मना नहीं करेगा और मुझे यकीन है कि वह तुम्हारी प्रगति देखने के लिए उत्सुक होगा। डेमियन ने अपना हाथ हिलाकर बाहर निकलने से पहले मुस्कुराया। कदम कदम कदम। डाहला धीमे कदमों से उसके पीछे पीछे चली गई। वह डेमियन के कहने पर यहाँ आई थी, उसने अपना काम पूरा कर लिया था, इसलिए अब यहाँ रहने का कोई कारण नहीं था। शुभकामनाएं, मुझे आशा है कि तुम नहीं मरोगे, अन्यथा मैं और अधिक ऊब जाऊंगा। कभी कभी यह मौत से भी बदतर होता है। डेमियन ने कमरे से बाहर जाने से पहले मुस्कुराते हुए कहा और एक छाया की तरह गायब हो गया। डाहला रुकी, धीरे से घूमी और अपने कंधे के ऊपर से एडम को देखने लगी। मुझे उम्मीद है कि हमारी अगली मुलाकात कभी न कभी होगी और तब न केवल आप मजबूत होंगे बल्कि आपके शिष्टाचार भी बेहतर होंगे। फिर डाहला भी डेमियन की तरह ही जल्दी से चली गई। एडम ने अपने सिर के पीछे खुजलाया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि डाहला ऐसे शब्द कहेगी, लेकिन वह केवल उन्हें स्वीकार कर सकता था। ठीक है, मुझे भी जाना चाहिए, मैंने आप पर काफ़ी समय बर्बाद किया है, लेकिन यह इसके लायक था। डगलस ने दूर जाने से पहले बड़ी मुस्कान दी। अंत में केवल एडम और सिल्वाना ही बचे। कोई सुझाव? एडम ने पूछा। सिल्वाना ने चेहरे पर मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ज़रूर, मुझे लगता है कि हमें आपके स्टोरेज पर जाना चाहिए। मुझे यकीन है कि आपको जो दिखेगा वो पसंद आएगा। कदम कदम कदम। एडम और सिल्वाना दालान से होते हुए अपने स्टोरेज एरिया की ओर बढ़ रहे थे। अजीब बात यह थी कि इस जगह पर काफ़ी समय से कोई नई चीज़ नहीं आई थी, कम से कम एडम के होश में तो ऐसा ही था। फॉलन क्रिप्ट की घटनाओं और K2 स्तर के विकास के बाद एडम को एक नई अनुभूति हुई। वह किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। वास्तव में बहुत से लोगों के लिए यह एक सामान्य अनुभव था जब वे लंबे समय के बाद कोई लक्ष्य हासिल करते थे। ज़्यादातर लोग बस एक ब्रेक लेते थे, एक अच्छी तरह से योग्य आराम का आनंद लेते थे और उस रास्ते को याद करते थे जिस पर वे गुजरे थे। उसमें कुछ भी गलत नहीं था। एडम और साथ ही उसी स्थिति में सभी लोग ब्रह्मांड के केंद्र नहीं थे और अगर वे कार्रवाई नहीं करते तो दुनिया में कुछ भी गंभीर नहीं होगा। आखिरकार डेमियन भी वह कर सकता था जो वह चाहता था। मुख्य बात यह थी कि कुछ समय बाद युद्ध के मैदान में वापस लौटना था, ठीक तब जब इसके लिए नई सेनाएं एकत्र हो चुकी थीं। इसके अलावा एडम के पास गढ़ के अंदर करने के लिए बहुत सारे काम थे। आखिरकार वह कोई राक्षस नहीं था और डेडलैंड्स ही एकमात्र दुनिया नहीं थी जहां वह हो सकता था। तुम इतनी चुप रही हो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ छिपा रही हो? एडम ने सिल्वाना की ओर देखते हुए पूछा। बेशक सिल्वाना सबसे ज़्यादा सक्रिय या बातूनी व्यक्ति नहीं थी, लेकिन एडम उसे इतना अच्छी तरह जानता था कि वह समझ गया कि वह इस समय असामान्य व्यवहार कर रही थी। उसने अपनी पूरी ताकत से इसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन एडम अभी भी उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान देख सकता था। तुम्हें ये सब जल्द ही देखने को मिलेगा। हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, तुम्हें ये पसंद आएगा, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। सिल्वाना ने अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा। कदम एल। एक चक्कर लगाने के बाद उन्होंने खुद को एडम के भंडारण कक्ष की ओर जाने वाले दरवाजे के सामने पाया। बिना सोचे समझे एडम अंदर चला गया और देखने लगा कि सिल्वाना ने क्या किया है। उसे कुछ अंदाज़ा था, लेकिन सिल्वाना उससे कुछ भी नहीं छिपाती थी, इसलिए उसकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा थीं। क्या बकवास है, एडम ने आंखें फैलाकर कहा। भंडारण क्षेत्र के दाईं ओर नीले रंग के तरल से भरा एक विशाल पॉड था। एडम ने पहले भी कई बार इस तरह के पॉड देखे थे। इनका इस्तेमाल अक्सर फैंटम को जल्दी ठीक करने के लिए चिकित्सकों द्वारा किया जाता था, लेकिन सिल्वाना ने अपने भंडारण में एक पॉड यहाँ क्यों लाया था? खैर, जवाब सरल था, फली के अंदर एक प्लेग रीपर था। अजीब बात यह थी कि उसके शरीर के कुछ हिस्से, विशेषकर जो सबसे अधिक घायल थे, एक सफ़ेद कपड़े से ढके हुए थे जो उसकी पीली त्वचा के कारण लगभग अदृश्य था। इसके अलावा फली के बगल में एक चौकोर लोहे का स्टैंड था जहां प्लेग रीपर का कोट और उसकी दरांती उसी अवस्था में रखी हुई थी जिस अवस्था में वे उसकी मृत्यु के समय थीं। एडम कुछ देर तक एक ही बिंदु को देखता रहा। उसके मन में मिश्रित भावनाएं उमड़ रही थीं, लेकिन वह संतुष्ट था। फिर वह धीरे से सिल्वाना की ओर मुड़ा। वह उत्सुकता से उसकी प्रतिक्रिया देख रही थी। ये थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि मुझे इससे कोई आपत्ति है। लेकिन तुमने ये कैसे किया? क्या प्लेग रीपर सबसे मूल्यवान पर्पल थरेट राक्षस नहीं है? एडम ने अपने हाथ को हल्का सा हिलाते हुए पूछा। सिल्वाना ने प्लेग रीपर की ओर देखते हुए मुस्कुराए। आप सही कह रहे हैं, मिशन विभाग हमें प्लेग रीपर नहीं देना चाहता था, खासकर उसका कोट और दरांती। अधिकांश राक्षसों के विपरीत प्लेग रीपर के शरीर में कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है, न कोई नुकीले दांत, न कोई सुरक्षा प्लेट या ग्रंथियां, लेकिन उसके उपकरण अद्वितीय हैं।
सिल्वाना ने आगे बोलने से पहले हल्की सी आह भरी। एल एकमात्र चीज़ जिसे मुझे रखने की अनुमति नहीं थी वह था उसका ताबूत जिसमें से उसने अपनी दरांती निकाली थी। वैज्ञानिकों ने कहा कि अन्य प्लेग रीपर्स के मुकाबले भी इस ताबूत में अधिक ऊर्जा है। मुझे लगता है कि वे उन काले हाथों का उपयोग करना चाहते हैं, सिल्वाना ने सुझाव दिया। एडम ने अपने सिर के पीछे खुजलाया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके स्मृति संग्रह में अगली वस्तु एक राक्षस की लाश होगी, लेकिन इसमें कुछ आकर्षक और दिलचस्प था, जैसे कि एक विशेष प्रतिद्वंद्वी के लिए एक विशेष स्थान। मैं समझ गया। खैर, मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर वह खौफनाक ताबूत होता तो इससे चीज़ें और भी बदतर हो जातीं। लेकिन कैटरीन का क्या? आखिरकार उसने ही आखिरी हमला किया था। सिल्वाना धूर्तता से मुस्कुराए, मानो उसे इस प्रश्न की उम्मीद थी। खैर, उसने प्लेग रीपर को हराने में आपके महत्वपूर्ण योगदान को चुनौती नहीं दी थी, इसलिए वह केवल दरांती रखना चाहती थी। हमने थोड़ी देर तक बहस की, लेकिन अंततः मैं उसे आपको कोट और दरांती दोनों देने के लिए राजी करने में कामयाब रहा। एडम ने असमंजस में अपना सिर झुकाया। कैसे? सिल्वाना के होठों के कोने ऊपर उठ गए। मैं आपको हमारी पूरी लंबी बातचीत नहीं बताऊंगा, लेकिन मुख्य तर्क ये था कि उसने प्लेग रीपर के प्रारंभिक जीन के लिए केवल 2000 क्रेडिट का भुगतान किया था। निश्चित रूप से यह आपके समझौते का हिस्सा था, लेकिन उसने स्कारलेट पायरोमेंसर के लिए 2 मिलियन का भुगतान किया और प्लेग रीपर के साथ समाप्त हुआ। सिल्वाना कुछ कदम आगे बढ़ी, पोर्ट के पास पहुंची और गहरी निगाह से प्लेग रीपर को देखने लगी। जाहिर है, ये राक्षस स्कारलेट पायरोमेंसर से कहीं अधिक शक्तिशाली है। भले ही प्लेग रीपर को मरे हुए 2 सप्ताह हो चुके हैं, लेकिन यहाँ खड़े होकर मैं अपने शरीर में रोंगटे खड़े होते हुए महसूस कर सकता हूँ। फिर सिल्वाना एडम की ओर मुड़ी। मैं जानना चाहता हूँ कि किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर कैसा लगता है जिसने आपको लगभग मार ही डाला था, लेकिन अंततः आप ही बच गए। एडम ने तत्काल कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि वह आगे बढ़ा और सिल्वाना के साथ पंक्ति में खड़ा हो गया। अचानक उसने सिल्वाना का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और उसे पॉड के गिलास की ओर ले गया। सिल्वाना आश्चर्यचकित हुई, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। जल्द ही उसे मिश्रित अनुभूतियां महसूस हुईं, कांच से ठंड और एडम की हथेली से गर्मी। मैं क्या महसूस कर रहा हूँ? अभी तो कुछ भी नहीं, बाद में ये खालीपन सुखद पुरानी यादों से भर जाएगा, है न? मौन। प्लेग रीपर एक योग्य प्रतिद्वंद्वी था, लेकिन लानत है, वह अकेला था जब एक पूरा फैंटम दस्ता उसके खिलाफ आया था। इसके अलावा राक्षसों ने भी उसे मिडनाइट क्रिस्टल पाने से रोकने की कोशिश की। एडम ने आगे कहा। उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन सिल्वाना का हाथ जोर से दबा दिया। उसने थोड़ा मुंह बनाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह एडम को परेशान नहीं करना चाहती थी। काश मैं इतना मजबूत होता कि उसे एक बनाम एक की एक अच्छी लड़ाई दे पाता और उसे उन लोगों को मारने से रोक पाता जो इस स्तर की लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे। एडम फुसफुसाया और उसकी निगाहें गहरी हो गईं। उसे अच्छी तरह याद था कि किस तरह प्लेग रीपर ने एला, ओस्कर और लैरो को मार डाला था, जो एक राक्षस की ओर से सम्मान के योग्य था, लेकिन इसने प्लेग रीपर को अगले ही पल उसकी जान लेने से नहीं रोका। सिल्वाना दर्द से चिल्लाई, जिससे एडम तुरंत अपनी बेहोशी से बाहर आ गया। ओह, मुझे माफ़ कर दो, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, एडम ने अपराध बोध से कहा और जल्दी से सिल्वाना का हाथ छोड़ दिया। सिल्वाना ने अपनी हथेली रगड़ते हुए मंद मंद मुस्कुराए। कोई बात नहीं, बस यह मत भूलना कि मैं तुम्हारे विपरीत एक साधारण व्यक्ति हूँ। सिल्वाना ने प्लेग रीपर की ओर अपनी नज़र उठाए। अगर मुझे उसका सामना करना पड़े तो मैं उसकी आभा से ही मर जाऊंगी। ये सोचकर मैं भयभीत भी होती हूँ और प्रसन्न भी। एडम ने सिर हिलाया और कुछ देर के लिए अजीब सी चुप्पी साध ली। फिर दूसरी ओर देखते हुए एडम ने गंभीर दृष्टि से पूछा, तुम वही लाए हो जो मैंने मांगा था, है न? एडम ने पूछा, उस क्षण को याद करते हुए जब वह फ्यूम कैथेड्रल में अकेले चला गया था जबकि कैटरीन और ओसाना नेसा के साथ रुके थे। सिल्वाना ने सिर हिलाया। ज़रूर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह आपके लिए आसान होगा। उसकी नज़र कमरे के कोने में रखे स्टैंड पर गई जहां पर वह लाल किताब रखी थी जो लैरो का नेक्सस था, और किसी कारण से वह यहाँ थी।